नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग लूसेंट का जो चैप्टर वाइज बुक है, लेसन है, वो हम करने वाले हैं। और ये चैप्टर वाइज करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको करेंगे। और जहाँ जहाँ पे ट्रिक्स और हैक्स की ज़रूरत होगी वो भी हम टेक्निक डेवलप करेंगे, ताकि जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो अच्छे से याद हो जाए। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, और उनका ही रिक्वेस्ट आ रहा था कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो लूसेंट एक बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ये बहुत कंसाइज बुक है, इसमें रिवाइज़ करने के लिए बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो सकता है। प्लस इसमें कलरफुल जो जैसे कि हमारा माइंड ग्रास्प कर सकता है, कलर्स को बहुत अच्छे से ग्रास्प करता है। तो बहुत अच्छे से नोट्स टाइप बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को रेड कलर से मार्क किया हुआ है, फिर अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो ये ही बुक को हम फॉलो करने वाले हैं अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि बिहार का दरोगा वाला जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो हमने देखा कुछ ही दिन पहले, वैकेंसी आई थी 2200 प्लस। तो उसको लेके चलेंगे हम। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस बीपीएससी जो 66 आने वाली है उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू काइंडली फॉलो दिस सीरीज़। ये सीरीज़ आपको मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल होगा। सैटरडे संडे हम टेस्ट करवाते हैं अपने पोर्टल पे, हमारे अपने चैनल पे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मंडे टू फ्राइडे आप लेसन लेके सैटरडे और संडे टेस्ट दे सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि ये बेनिफिशियल होगा तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो और हाँ, लास्टली ये कि इसकी टाइमिंग वही होगी 8 PM में। ये हर दिन डाल दिया जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं और अपना इम्पॉर्टेंट कुछ भी आपको लगे तो उसको नोट वोट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लेट्स बिगिन। ये चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो लूसेंट में दिया हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है ये एंशिएंट इंडिया बेस्ड है। इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और इसके एज जो था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो 2500 BC से लेके 1750 BC तक है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सबसे पहले तो ओल्डेस्ट नेम क्या है? तो ओल्डेस्ट नेम इस इंडस सिविलाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आर्कियोलॉजिकल जो ट्रेडिशन रही है उसके हिसाब से इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा क्योंकि उन्होंने जगह को डिस्कवर किया था, इसीलिए इन्होंने सबसे सूटेबल नाम इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन ही लगा, तो उन्होंने इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन कर दिया। ठीक है, कौन सा जो डिस्कवर्ड प्लेस था उसका नाम क्या था? हड़प्पा था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट सूटेबल नेम इन द सरस्वती, या इंदस होना चाहिए, सरस्वती सिविलाइजेशन, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट along the Indus Saraswati river valley, 80% सेटलमेंट along सरस्वती। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसको जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि आर्कियोलॉजिकल जो ट्रेडिशन रहा है उसमें क्या होता है कि जो साइट आपने डिस्कवर किया उसी के हिसाब से सिविलाइजेशन का नाम रख दिया। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया था। बट जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन था, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन था, क्योंकि इसमें क्या होता था कि लार्जर कंसंट्रेशन जो था, सेटलमेंट जो थी लोगों की उस टाइम पे, वो इंडस सरस्वती रिवर वैली के साइड में थी। ठीक है, 80% जो सेटलमेंट हुए थे वो सरस्वती के साइड में थी। तो इसीलिए जोग्राफिकल अगर नाम दिया जाए तो इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोला जाता है, और आर्कियोलॉजिकल नाम अगर दिया जाए तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द मोस्ट accepted period 2500 BC to 1750 BC by carbon dating कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस से पता चला है ये। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली यही पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का,
बट ये मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, एक्सकेवेशन और जो कार्बन डेटिंग हुई उसके हिसाब से उनको लगा कि ये जो पीरियड है 2500 BC से लेके 1750 BC तक, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट पीरियड है। तो इसी को एज अ कन्वेंशन मानने लग गए हम लोग, और हम लोग यही बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है 2500 BC में और एंड होती है 1750 BC में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि जॉन मार्शल वॉज फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। तो ये जो नाम है ये आपको याद करना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए अब इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इसको कलर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो स्कॉलर हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही नाम रखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे जो हम एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, बिहार SI या ESI या मेंस भी अगर होता है तो या BPSC प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। एंशिएंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने इस टर्म को किसने दिया था। तो किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, चालकोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता था इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको दूसरा नाम भी इसको दिया गया है चालकोलिथिक पीरियड, मतलब वही कॉपर वाला पीरियड। और ये जो ब्रॉन्ज एज है मतलब ब्रॉन्ज एज ही हो गया ये तो, ठीक है। तो इसका बहुत सारा नाम हो गया ना, चालकोलिथिक एज हो गया, ब्रॉन्ज एज हो गया, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हो गया, तो ये सब भी ध्यान रखना है। इंडस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न UP एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो ये जो इंडियन साइड्स हैं ना, ये आपको याद रखने होंगे। तो आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न UP, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, ये आपको याद ही रखना होगा, एग्जामिनेशन में आता है इसलिए। स्कॉलर्स जनरली बिलीव दैट हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो एक्सेस रिप्रेजेंट हर्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, बट नहीं, अभी तक शायद क्वेश्चन नहीं आया है इस पर। हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदड़ो को क्या माना जाता है? हर्टलैंड माना जाता है। किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे इसका कलर भी चेंज है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसको, तो इसको रटना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट सारा याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट में क्या बोला जा रहा है? द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा था? तो सबसे उत्तर में जो साइट थी उसका नाम पूछा जा रहा है। तो रोपर, पंजाब, मांडा और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये सब आपको याद रख लेना है। फिर साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? भागतरव थी, गुजरात, फिर दाइमाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ हमने कर लिया। अब हम देखते हैं ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो ये क्या है? ये है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, जो आलमगीरपुर है, वो किस स्टेट में बिलोंग करता है, वो किस स्टेट को बिलोंग करता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आलमगीरपुर जो है वो कहाँ है? UP में है। हाँ, नेक्स्ट वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो ये क्या है? सुतका गेंडोर है, जेंडोर, और ये कहाँ है? ये पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, और आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि NSE जो नॉर्दर्न, साउदर्न और ईस्टर्न है वो तो अपना इंडिया का ही है। बस एक ये जो वेस्टर्न मोस्ट इंडस सिविलाइजेशन का जो पॉइंट है ये पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैपिटल सिटीज़ कौन कौन सी थी। तो कैपिटल सिटीज़ थी हड़प्पा और मोहनजोदारो,
फिर पोर्ट सिटीज़ को देख लेते हैं। पोर्ट सिटीज़ कौन कौन से थे? लोथल थे, लोथल था, सुतका गेंडोर था, अलादीनो था, बालाकोट था और कुंतासी था। तो ये क्वेश्चन, ये लोथल वाला आप याद रख लीजिए, सुतका गेंडोर पे क्वेश्चन आता है। अब देख लेते हैं हम सारा जो इन दिस वैली सिविलाइजेशन का सारा जो साइट था, फिर ये साइट किस रिवर पे था, किस डिस्ट्रिक्ट में था, फिर स्टेट प्रोविंस जिसमें ये बिलोंग करता है, और अभी का प्रेजेंट मतलब ये कंट्री किस कंट्री को बिलोंग करता है, ये भी देखेंगे हम। फिर एक्सकेवेटर्स का नाम देखेंगे, जिन्होंने इसको एक्सकेवेट किया उसका उन लोगों का नाम भी देखेंगे हम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ये क्वेश्चन सब आते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला जो है हड़प्पा, वो कहाँ था? वो था रिवर रावी पे। फिर डिस्ट्रिक्ट सहीवाल, और ये बिलोंग करता है पंजाब के एरिया को, जो कि पाकिस्तान वाले साइड का पंजाब था। तो हड़प्पा बेसिकली इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना है, हड़प्पा, मोहनजोदारो और चानूदारो, ये 3 साइड जो है वो पाकिस्तान का है। बाकी लोथल, सुटका गेंडोर, कालीबंगन, लोथल, ये सब अपना इंडिया वाला है। तो ये सब पे क्वेश्चन आते हैं। फिर हाँ, एक्सकेवेटर देख लेते हैं। हड़प्पा को किसने एक्सकेवेट किया सबसे पहले बार, देखना भी ज़रूरी है। यहाँ पे 3 नाम तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और विलर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि एक्सकेवेट किसने किया हड़प्पा को, यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले बार किसने किया। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ना, 1921 लिखा हुआ है, फिर 1926, फिर 1946। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, बिकॉज 1921 में उन्होंने किया। फिर माधव स्वरूप जो थे उन्होंने 1926 में किया, फिर 1946 में व्हीलर ने किया। तो सबसे पहले कौन हुआ? ऑब्वियसली दयाराम साहनी। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। ये कहाँ था? ये रिवर इंदस पे था, लड़कना डिस्ट्रिक्ट है, सिंध, पंजाब, सिंध प्रोविंस को बिलोंग करता है, और ये पाकिस्तान में है, प्रेजेंटली पाकिस्तान में चला गया ये वाला एरिया। और राखल दास बैनर्जी, इसमें राखल दास बैनर्जी भी ऑप्शन में दे सकता है, या आर.डी. बैनर्जी भी देता है। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा। जो मोहनजोदाड़ो साइट को सबसे पहले बार जिसने एक्सकेवेट किया उनका नाम आर.डी. बैनर्जी है। 1922 में उन्होंने एक्सकेवेट किया, मैक्के ने किया 1927 में, और व्हीलर ने फिर 1930 में किया। नेक्स्ट देख लेते हैं चानूदाड़ो। ओके, तो चानूदाड़ो किस रिवर पे है? ये है रिवर इंदस पे, नवाब शाह, सिंध, और पाकिस्तान में ही है ये। और इसको एक्सकेवेट किया मैक्के और एन.जी. माजुमदार ने। ओके, तो ये ना एक्चुअली आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक से याद करना होगा। आज नहीं तो नेक्स्ट वाले में आई विल डेवलप एन निमोनिक जो आई विल शेयर, ताकि आपको ये सब कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए कौन सा किस रिवर पे है। और एक्सकेवेशन मेनली आपसे पूछा जा सकता है कि किसको किसने एक्सकेवेट किया और कौन से रिवर पे है। तो ये आपने हम अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया? हाँ, चानूदाड़ो तक। नेक्स्ट देख लेते हैं लोथल। लोथल कौन से रिवर पे था? ये था वो भोगव रिवर पे, अहमदाबाद में है ये, गुजरात में, और ये इंडिया का पार्ट है। S.R. राव ने इसको 1954 में एक्सकेवेट किया था। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन जो है ये राजस्थान का प्लेस है, मतलब राजस्थान में ये प्रेजेंट था। और फिर ये घग्गर रिवर पे घग्गर पे के बगल में था ये। और हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करता है, और राजस्थान मैंने बता ही दिया। और इसको एक्सकेवेट किसने किया? अमलानंद घोष, B.V. लाल, B.K. थापड़ ने, ठीक है। नेक्स्ट बनावली रिवर घग्गर पे है था, और फतेहाबाद में ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में था, हरियाणा में है, और इंडिया का पार्ट है ये। R.S. बिस्ट ने इसको एक्सकेवेट किया था 1973 में। ढोलावीरा जो साइट है वो लूनी रिवर पे है, कच्छ नाम के जो डिस्ट्रिक्ट थी कच्छ में ये फॉल करती है।
और फिर गुजरात हो गया, कच्छ तो गुजरात हो गया, इंडिया में है ये अपना। और JP जोशी ने इसको एक्सकेवेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई विल गिव निमोनिक, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही आई विल प्रोवाइड, आप वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग लेसन बनाने की क्या ज़रूरत है। चलो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ऐसी चीज़ें जैसे कि कुछ बोल देगा, जैसे कि कोई ग्रैनरी का साइट, ठीक है, या फिर वो जो रखने का तरीका होता है, या कॉपर का कुछ मिल गया तो कहाँ मिला, ये सब चीज़ें थी। तो जो डिफरेंट साइट्स हमने अभी कवर किए ना, तो किस साइट पे क्या मिला ये देखना भी ज़रूरी है। कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे टेस्ट में, बट एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्या मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा में जो मिली थी जो चीज़ें, उसको देख लेते हैं। 6 ग्रैनरीज इन अ रो, ठीक है। तो ग्रैनरीज 6 मिले थे, और फिर क्या था, वर्किंग फ्लोर्स था, फिर वर्कमैन्स क्वार्टर, ठीक है। तो वो लोग रहते थे, वहाँ का क्वार्टर भी इसके वेटसन में मिला है। वर्जिन गॉडेस सील, और फिर सिमेट्री, फिर स्टोन सिम्बल्स ऑफ लिंगम मेल सेक्स ऑर्गन एंड योनी फीमेल सेक्स ऑर्गन, फिर पेंटेड पॉटरी भी मिली, फिर क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, वीट एंड बार्ली इन वुडन मोटर, ठीक है। वो जो कूटने वाला वो जो मोटर होता है, उसमें वीट और बार्ली भी मिले थे एक्सकेवेशन के टाइम पे। कहाँ पे, हड़प्पा में। कॉपर स्केल, क्रूसिबल फॉर ब्रॉन्ज, कॉपर मेड मिरर, वैनिटी बॉक्स, डाइस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। लिंगम योनी कहाँ पे मिला था, हड़प्पा में मिला था। और यहाँ पे पेंटेड पॉटरी कहाँ मिली थी, ये हड़प्पा। फिर क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ मिला था, हड़प्पा में मिला था। और एक और, हाँ, वीट एंड बार्ली इन वुडन मॉर्टर, कहाँ मिला था, ये भी हड़प्पा में मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला था। तो यहाँ पे ग्रेट ग्रैनरी मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, जो कि इस सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट बिल्डिंग हुआ करता था। असेंबली हॉल मिला था, शेल के स्ट्रिप्स मिले थे, पशुपति महादेव जो प्रोटोसेवा का सील था वो मिला था, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर, स्टियटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, फिर ह्यूमन स्केल्टन्स हडल्ड टुगेदर, पेंटेड सील, फिर क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, अ फ्रैगमेंट ऑफ वुबन कॉटन, ब्रिक क्लिंस, मेसोपोटामियन सील्स, 1398 सील्स, डाइस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिली, बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ग्रेट बात इम्पॉर्टेंट है, और ये जो प्रोटोसिवा का सील मिला था वो इम्पॉर्टेंट है, और न्यूड वुमेन डांसर की ब्रॉन्ज इमेज इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब कहाँ मिला था, ये सब मोहनजोदाड़ो में मिला था। चानुदाड़ो में क्या सब मिला था, सिटी विदाउट सिटाडेल, इंक पॉट, लिपस्टिक भी मिला था उस टाइम पे चानुदाड़ो में, ओके। मेटल वर्कर्स, फिर सेल ऑर्नामेंट मेकर्स, ये सब भी मिल रहे थे, मतलब मेटल की वर्क हो रही थी, शेल ऑर्नामेंट बन रहे थे, बीड मेकर्स का शॉप था वहाँ पे, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पाव ऑन ब्रिक, मतलब डॉग भी थे और ब्रिक पे उनकी पाँव के निशान मिले हैं। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलॉक कार्ट, ठीक है, टेराकोटा मिलता था, बुलॉक कार्ट वो लोग यूज़ करते थे एज अ ट्रांसपोर्ट, तो उसका टेराकोटा मॉडल भी मिला था कहाँ पे, चानुदारो में। ब्रॉन्ज टॉय का कार्ट मिला था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, यही सब ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको पूछ देगा कि टेराकोटा का मॉडल कहाँ पे मिला था बुलॉक कार्ट का, ठीक है, तो कहाँ पे मिला था, चानुदारो में। प्रोटोसेवा का कहाँ पे मिला था, सील, तो कहाँ पे मिला था, मोहनजोदाड़ो में, ओके। ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। लोथल में देख लेते हैं डॉकयार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, डॉकयार्ड साइट कौन सा, लोथल। राइस का हस्क मिला था। मेटल वर्कर्स, यहाँ भी सेल ऑर्नामेंट मेकर्स, बीड मेकर्स, फिर फायर अल्टास, फिर टेराकोटा फिगरीन ऑफ हॉर्स। देखिए अभी हमने देखा ना कि बुलॉक कार्ट का मिला था, फिर डॉग्स का पाँव मिला था,
और अभी हम देख रहे हैं टेराकोटा फिगरीन ऑफ हॉर्स, तो इसका मतलब ये सब एनिमल्स उस टाइम में प्रेजेंट हुआ करते थे। डबल ब्यूरियल, इसमें क्या होता था, इसमें होता था ये कि एक मेल और एक फीमेल को एक ही ग्रेव में रखा जाता था, मतलब एक ही कब्र में मेल और फीमेल को साथ में रखा जाता था, ऐसे डबल ब्यूरियल होता था। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप भी मिला था, डाइंग वैट मिला था, पर्शियन सील मिला था, फिर बहरेनियन सील भी मिला था और पेंटेड जार भी मिला था। कहाँ? लोथल में। फिर कालीबंगन में देख लेते हैं 7 फायर अल्टर्स, ब्लॉक्ड फील्ड सरफेस, डेकोरेटेड ब्रिक्स, व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बनावली में क्या क्या मिला देख लेते हैं। लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रिड आयरन पैटर्न टाउन प्लानिंग, तो यहाँ पे जो चेस बोर्ड वाली पैटर्न की प्लानिंग थी वो नहीं दिखती थी। कहाँ पे? बनावली में। लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम, तो ये भी नहीं था, सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। टॉय ब्लॉक था, लेकिन क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस इधर भी मिला था बनावली में। ढोलावीरा में क्या हुआ था? अ यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड इट्स स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, अ लार्ज वेल एंड अ बाथ, only site to be divided into 3 parts, largest Harappan inscription used for civic purposes, a stadium। तो ढोलावीरा में एक स्टेडियम भी मिला, लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन का ये यहाँ पे ये भी मिला था, जो लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन था। फिर यहाँ पे ये एक ऐसा साइट है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन सा साइट? ये ढोलावीरा साइट है। फिर सुरको टाडा के बारे में, यहाँ पे बोन्स मिली थी हॉर्स की और ओवल ग्रेव मिला था। ग्रेव ओवल हो गया अब यहाँ पे, ठीक है, अंडाकार हो गया। फिर पॉट ब्यूरियल्स। फिर दाइमाबाद में मिला ब्रॉन्ज इमेजेस। फिर क्या क्या मिला? ब्रॉन्ज इमेजेस किसका किसका मिला? चैरिटियर विथ चैरियट, फिर ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनोसेरस। तो ये सब एनिमल्स का मतलब उस टाइम में प्रेजेंट थे, तभी तो बन रहा था ब्रॉन्ज इमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। मोहनजोदारो को सबसे लार्जेस्ट इंडस सिविलाइजेशन का साइट बोला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट, आई विल मार्क इट। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन जो थी, इसकी लार्जेस्ट साइट कौन सी है? मोहनजोदारो, ओके। इंडिया में इसकी कौन सी सबसे लार्जेस्ट साइट है? तो वो राखीगढ़ी है, ठीक है। तो ये इसको कंफ्यूज नहीं होना है, जब लार्जेस्ट साइट बोला जाएगा मतलब इंडस सिविलाइजेशन का ही सबसे बड़ा साइट, सबसे विशाल साइट, तो ये मोहनजोदारो हो जाएगा। लेकिन जब इंडिया में बात होगी कि लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सी है, तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़। तो हाँ, ये जो इंडस सिविलाइजेशन थी, इनकी टाउन प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, ठीक है। तो वो था, प्लस जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत साउंड था। तो ये सब देख लेते हैं क्या क्या कॉमन फीचर्स हुआ करते थे उस टाइम में मेजर सिटीज़ के। तो सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग ऑन लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम में इनका जो टाउन प्लानिंग था वो ग्रिड सिस्टम में था। यूज़ ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जब ये घर वर बनाते थे, ठीक है, या ग्रेट बाथी कुछ भी बनाते थे ये, तो बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। कच्चा मिट्टी वाला जो ईंटा होता है वो नहीं, उसको बर्न करके पका के जो ब्रिक बनता है उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते थे। उतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे उस टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी। फिर देखिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था, मतलब वाटर की लॉगिंग नहीं होगी ऊपर। तो ये भी बहुत कमाल की बात है, क्योंकि हम 2500 BC की बात कर रहे हैं और उस टाइम में ड्रेनेज सिस्टम जो था वो अंडरग्राउंड था और वाटर लॉगिंग ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फोर्टिफाइड सिटाडेल,
सिटाडेल जो हुआ करता था वो फोर्टिफाइड हुआ करता, मतलब उसको घेर के रखते थे, बाउंड्री से घेर के रखते थे, फोर्टिफाई करके रखते थे, बॉर्डर बना के रखते थे ताकि अटैक नहीं हो। तो ये कहाँ पे, ये सारे साइड पे था चानुदारो को छोड़ के। एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना चानुदारो, तो क्वेश्चन यही सब चीज़ें पे पूछा जाता है कि जो एक्सेप्शंस होते हैं ना वो क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सुरकोटाडा के बारे में देख लेते हैं। गुजरात, इट इज़ द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन एक्चुअली फाउंड। ठीक है, तो सुरकोटाडा में ये एक ऐसा साइट है, ये एक ऐसा साइट है गुजरात का, इंडिया का, जहाँ पे हॉर्स जो होता है घोड़े की एक्चुअल रिमेन्स मिले हैं यहाँ पे सुरकोटाडा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आता भी है, तो ये आपको याद रख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं मेजर क्रॉप्स क्या क्या हुआ करते थे। मेजर क्रॉप्स, ये जो टाइम चल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो टाइम पीरियड चल रहा था 2500 BC से लेकर 1750 BC, तो इसमें मेजर क्रॉप्स होते थे, मेन क्रॉप्स जो होते थे वीट और बार्ली। एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राइस इन लोथल एंड रंगपुर एंड गुजरात ओनली। तो वीट और बार्ली तो कॉमन था, हर साइड पे मिला, बट ये जो राइस था, राइस हर साइड पे नहीं मिला। कहाँ पे मिला? लोथल में मिला, और रंगपुर जो गुजरात वाला साइड है वहाँ पे मिला। यही दोनों साइड पे राइस का एविडेंस मिला। फिर अदर क्रॉप्स क्या क्या होते थे, तो डेट्स, खजूर था, फिर मस्टर्ड, सरसों मिलता था, सेसमम, फिर कॉटन। ठीक है, इंडस पीपल वेर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडस पीपल है और फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? कॉटन प्रोड्यूस किया। और ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडस पीपल वेर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में पूछ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि कौन कौन से जानवर उस टाइम में मिलते थे, मतलब थे, और उसका एविडेंस मिला है। तो शीप का, गोट का, ठीक है, भेड़ का, बकरी का, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल, तो जो बैल जिसमें हम्प भी हैं होते थे और हम्प नहीं भी होते थे, दोनों टाइप के बैल मिलते थे। और फिर बफेलो, भैंस, बोर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टॉर्टवाइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसेरस। फिर लायन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल, तो लायन का पता नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको लायन का पता नहीं था। फ्रॉम अमारी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ इंडियन राइनोसेरस हैव बिन रिपोर्टेड, तो अमारी जो साइट है वहाँ पे इंडियन राइनोसेरस के बारे में पता लगा, वहाँ पे एविडेंस मिला था। देर वॉज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, तो इसमें इनलैंड और फॉरेन ट्रेड भी होता था उस टाइम पे। फॉरेन ट्रेड कहाँ से होता था? तो मेसोपोटामिया, सुमेरिया से, बहरीन से, और ये फ्लरिश भी किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपोर्ट क्या क्या होता था, कहाँ से। तो गोल्ड होता था कोलार, कर्नाटका से, अफ़गानिस्तान, पर्सिया से। सिल्वर अफ़गानिस्तान से, पर्सिया से, साउथ इंडिया से। कॉपर खेतरी से, बालूचिस्तान से, अराबिया से। टीन कहाँ से? अफ़गानिस्तान और बिहार, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के एग्जामिनेशन के लिए। टीन कहाँ से मिले थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। लापिस लजूली एंड सफ़ायर कहाँ पे? बडख्शान, जो कि अफ़गानिस्तान में जगह है। जाडे, ये कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में। स्टीएटाइट, सहेर ए सोख्ता, जो कि ईरान में है। किरथार रेंज जो है, किरथार हिल्स जो पाकिस्तान वाली है, वहाँ पे भी। एमेथिस्ट कहाँ से? तो ये महाराष्ट्र से। अगेट, चैल्सेडोनीज एंड कैर्नेलियंस कहाँ से? ये मिलते थे सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया में। आइए तो अब देख लेते हैं एक्सपोर्ट्स के बारे में। एक्सपोर्ट हम क्या क्या करते थे? तो हम एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगरीन्स, पॉटरी, सर्टेन बिड्स फ्रॉम चानुदारो, कॉन्क सेल जो कि लोथल से मिला था, आइवरी के प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करते थे, और कॉपर भी। ठीक है,
A very interesting feature of this civilization was that iron was not known to the people. तो ये चालकोलिथिक ब्रॉन्ज एज चल रहा था, तो यहाँ पे आयरन की तो नहीं बात आएगी, ठीक है। तो इस पीरियड में यहाँ इस पीरियड के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। The Sumerian texts refer to trade with Meluha, which was the name given to Indus region. तो सुमेरियन टेक्स्ट जो है उसमें क्या मिलता है, उसमें ये बातें लिखी गई हैं, ये बातें पढ़ी जा सकती हैं कि ट्रेड हुआ करता था। ट्रेड होता था एक जगह जिसको मेलुहा बोलते थे, ठीक है। और मेलुहा किस चीज़ को नाम दिया गया है, अपना जो इंडस रीजन हुआ करता था उसी को मेलुहा बोलते थे और ट्रेड होता था, ठीक है। तो ये सुमेरियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है। फिर शातुगई और मुंडिगाक वेयर द इंडस साइट्स फाउंड इन अफ़गानिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान के साइट्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द सुमेरियन टेक्स्ट, हाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कहीं अभी ऑप्शन में ये आ जाएगा तो इसको नहीं टिक कर देना, ये अफ़गानिस्तान के इंडस साइट्स हैं। फिर सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो रिफ़र टू 2 इंटरमीडिएट स्टेशंस, ठीक है। 2 इंटरमीडिएट स्टेशंस के बारे में जिक्र करती है सुमेरियन टेक्स्ट, जो कि दिलमुन है बहरीन वाला और मकान है मकरान कोस्ट वाला। फिर सूसा एंड उर आर मेसोपोटामियन प्लेसेस वेयर हड़प्पा सील्स वर फाउंड, ठीक है। तो ये ट्रेड तो हमने देखा है कि हम ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया या सुमेरियन के साथ, तो यहाँ वाले जो सील हुआ करते थे ना, हड़प्पा वाले सील जो थे वो वहाँ पे भी मिले थे। कहाँ पे, सूसा और ऊड जगह जो है मेसोपोटामियन रीजन का, वहाँ पे मिलते थे। हड़प्पन सील भी वहाँ पे मिले हैं एज अ एविडेंस। फिर हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़ ही लिया था। इट वॉज कॉल्ड सिंदोन बाय ग्रीक्स, ठीक है। तो हमने अभी एक लाइन पढ़ा ही था ना कि वी वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द कॉटन। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, हड़प्पन वेयर फर्स्ट अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, जिसको कि सिंडोन बोलते थे ग्रीक वाले लोग सब। as there is no evidence of coins, barter is assumed to have been normal method of exchange of goods, ठीक है। तो ट्रेड तो हमने देखा कि हम ट्रेड कर रहे हैं, बट उस टाइम में कॉइन सिस्टम नहीं हुआ करता था। कॉइन नहीं होता था तो डायरेक्ट कोई पैसा नहीं दे सकता है, इसीलिए क्या होता था, बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, ठीक है। कि किसी को अगर चावल की ज़रूरत है और दूसरे को वीट की ज़रूरत है तो वो एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। पैसा वैसा नहीं चलता था कि हाँ इतने रुपए दिए मैंने और मुझे राइस दे दो, मैंने इतने रुपए दिए मुझे गेहूँ दे दो, ऐसा नहीं होता था। राइस और ये जो गेहूँ है उसको एक्सचेंज कर लिया जाता था, इसी तरीके से चलता था और इसी को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं। फिर लोथल वॉज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं। लोथल को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा विच वॉज एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो कौन सा, लोथल। इन द सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरीली अर्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्चुअली उस क्वेश्चंस में भी यूपीएससी टाइप या यूपीपीसीएस टाइप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम जो हड़प्पा था ऐसा नहीं था कि वो रूरल एरिया था, वो अर्बनाइज हो चुका था, ठीक है। तो इसको प्राइमरीली अर्बन ही कहा जाता था इंडस सिविलाइजेशन को। देयर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटी, बट इट सीम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज क्लास ऑफ मर्चेंट। देखिए उस टाइम में ऐसा कोई पॉलिटी एज सच एविडेंस नहीं मिला है, बट फिर भी कोई रूल तो करता होगा, कोई तो रूल रेगुलेशंस बनाता होगा जिस पे फॉलो करते होंगे लोग, कोई भी तरीका तो कोई ना कोई तो वो सेट करता होगा। तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि उस टाइम में जो रूलिंग अथॉरिटी हुआ करते थे इन द सिविलाइजेशन के, वो कौन थे, वो क्लास ऑफ मर्चेंट। तो मर्चेंट लोग जो थे वही वहाँ पे रूलिंग अथॉरिटी थे इन द सिविलाइजेशन में। The Harappan people did not worship their gods in temple. No temple in the fact has been unearthed. Idea of their religion is formed from statues and figurines found. तो ये जो हरप्पन पीपल थे, ये इन लोग एकदम एग्जैक्टली ऐसे टेम्पल बना के उसमें पूजा कर रहे हैं, गॉड बिठा के, ऐसे नहीं करते थे वो लोग। ऐसा टेम्पल का कोई एक्सकेवेशन में कोई टेम्पल का अभी तक एविडेंस नहीं मिला, बट
रिलीजन तो था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्रोटोसेवा मिल रहा है और फिर मदर गॉडेस भी मिल रहे हैं, लिंगम, योनि, ये सब देखा हम लोगों ने। इसका मतलब रिलीजन तो था उस टाइम में, स्टैचूज़ और फिगरिन्स जो मिलते हैं उस बेसिस पे कहा जा सकता है कि रिलीजन तो था उस टाइम पे। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरीन इज़ दैट ऑफ मदर गॉडेस, मैत्री देवी और शक्ति। तो जो मदर गॉडेस का फिगरीन्स मिलता था वो उसको हम मैत्री देवी या शक्ति कहते हैं। देयर इज़ एविडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ योनि वर्शिप, ठीक है, तो योनि वर्शिप भी होती थी उस टाइम में। द चीफ मेल डीटी वॉज पशुपति महादेव। उस टाइम के जो मेल डीटी थे, मेन वाले गॉड, वो पशुपति महादेव थे। द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स बोला जाता है उनको, प्रोटोसेवा। रिप्रेजेंटेड इन सील एज सिटिंग इन योगिक पोजिशन पोस्चर। हेयर इज़ ही सराउंडेड बाई 4 एनिमल्स, ठीक है, तो सील पे दिखते थे ये, मतलब कैसे पता चला, तो सील पे ही देखा गया कि ये योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं पशुपति महादेव, और वो सराउंडेड हैं 4 टाइप ऑफ एनिमल से। वो एक एनिमल हो गया एलिफेंट, हाथी, टाइगर, बाघ, राइनो हो गया गेंडा, और बफेलो भैंस से, ये चारों ओर से घिरे हुए रहते थे। एंड 2 डियर अपीयर एट हिज फीट। 2 डियर भी, 2 हिरन को भी इनके फीट के पास देखा जाता था। देयर वॉज अ प्रिवेलेंस ऑफ फैलिक लिंगम वर्शिप। तो लिंगम की जो वर्शिपिंग होती थी ये बहुत प्रिवेलेंट थी। दस शिवा शक्ति वर्शिप, the oldest form of worship in India, appears to have been part of religious belief of Harappan people, ठीक है, तो ये जो शिव शक्ति वर्शिप है ये बहुत पुराना फॉर्म ऑफ वर्शिप है। बहुत पुराने टाइम से, हरप्पन टाइम से ही हम देख रहे हैं कि इसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द रिमेन्स एंड रेलिक्स ऑल्सो रिवील दैट जुलैट्री, द एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप वर वोग इन दोज डेज, ठीक है, तो उस टाइम पे ये भी था कि वर्शिप, एनिमल वर्शिप और ट्री वर्शिप होता था, ठीक है। देयर इज़ एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फाउंड मेनली ऑन सील्स, ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी मिलते थे, ठीक है, सील्स पे ही मिलता था, एविडेंस मिला है। The script has not been deciphered so far, but overlap of letters on some of potsherds from Kalibanga, so that writing was Bostrofedon, or from right to left and left to right in alternate lines. It has been referred as Proto-Dravidian, ठीक है, तो इसमें स्क्रिप्ट हुआ करते थे और ये पिक्टोरिक स्क्रिप्ट होता था, ठीक है, कुछ पिक्चर के थ्रू स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की गई थी, जो कि हमें सील्स पे मिलते हैं, ठीक है। बट कालीबंगन में जो मिला मतलब ये स्क्रिप्ट को तो अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। कालीबंगन में जो स्क्रिप्ट मिला उसमें क्या देखा गया था, क्या पैटर्न देखा गया था कि पहला लाइन जो लिखा हुआ है वो राइट टू लेफ़्ट लिखा हुआ है, दूसरा लाइन जो लिखा हुआ है वो लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, फिर ऐसे ही लिखा हुआ है राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, और इस पैटर्न को क्या बोला जाता है, बोस्ट्रोफेडॉन बोला जाता है, ठीक है, और इसको प्रोटो ड्रेविडियन टाइप भी बोला जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्टेलाटाइट वाज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। हम्पलेस बुल इज़ रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ इन द सील्स। बहुत सारे सील्स में हम्पलेस बुल दिखते थे। स्टेलाटाइट का बना होता था ये सील्स जो बने होते थे स्टेलाटाइट के बने होते थे। इनह्यूमेशन और कंप्लीट ब्यूरियल वॉज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, ठीक है, कंप्लीट ब्यूरियल कर दिया जाता था, जो भी डेड होता था उनको कंप्लीटली बरीड कर दिया जाता था। और फिर द ओरिजिन ऑफ स्वस्तिका सिंबल कैन बी ट्रेस टू इंडस सिविलाइजेशन। तो स्वस्तिक का जो सिंबल हम देखते हैं जो मेनली त्यौहार पे बनाया जाता है वो कब का है, वो भी इंडस सिविलाइजेशन का ही है। इंद्र इज़ अक्यूज्ड ऑफ काउजिंग डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो ये किसने बोला है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये नारा किसने बोला, ये कोट किसने बोला, तो उसमें ये आपको जानना ज़रूरी है कि मिस एम व्हीलर ने बोला था कि इंद्र इज़ अक्यूज्ड ऑफ काउजिंग डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ऋग्वेद स्पीक्स ऑफ बैटल एट प्लेस नेम्ड
हरियम्पिया विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ हड़प्पा। तो ऋग्वेद में भी एक बैटल के बारे में लिखा हुआ है जो कि हरियम्पिया जगह पे हुआ था, जिसको आइडेंटिफाई किया गया कि वो हड़प्पा ही था। फिर द मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव दैट मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर द्रविडियन। तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि इस सिविलाइजेशन के जो मेकर्स थे, इस सिविलाइजेशन को जो बनाया गया था, वो लोग कौन थे? वो लोग द्रविडियन लोग थे। फिर लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन जब चल रहा था यहाँ पे, इधर पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये सब हम देख लिए। तो उस टाइम में और दूसरे सिविलाइजेशन कौन कौन से थे? मेसोपोटामिया था, इजिप्ट था और चाइना था। ठीक है, तो यही हुआ आज आपका फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया लूसेंट का, और ये चैप्टर था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे, और यहाँ पे से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाला बुक तो आप सभी के पास होगा ही, अदरवाइज़ ये PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा एग्ज़ाम हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग टू दिस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि दूसरों को फ़ायदा हो जाएगा, तो काइंडली इसको शेयर कर दीजिए, इसको आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वही यही था आज का लेसन, यही था आज का चैप्टर। और हाँ, तो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि ये हेल्पफुल हो सकता है, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो ज़रूर से ये लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर लूसेंट GK का सेकेंड चैप्टर। कल हमने देखा था हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड हमने देखा था 2500 BC से लेके 1750 BC तक है। ठीक है, तो आज जो चैप्टर है ये वैदिक कल्चर चैप्टर है। इसका जो टाइम पीरियड है ये 1500 BC से 600 BC तक है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसको अच्छे से डील कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन। The location of original home of Aryans still remains a controversial point. Some scholars believe that Aryans were native to the soil of India, and some other scholars believe that Aryans were migrated from outside, जैसे कि सेंट्रल एशिया। ये कौन बोला? मैक्स मूलर जी ने बोला। फिर यूरोप, आर्कटिक रीजन तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया। ठीक है, तो ऐसा है कि जब लोकेशन की बात होती है, आर्यंस का ओरिजिनल होम कहाँ है, ये कहाँ से आए, अगर ये बात पे अगर चर्चा होती है तो इसको कंट्रोवर्शियल माना जाता है। इसलिए बिकॉज दो टाइप ऑफ स्कॉलर्स का ग्रुप है। पहला ग्रुप ये बोलता है कि वो हमारे नेटिव हैं, ठीक है, सॉइल ऑफ इंडिया के ही हैं, यहीं पे इनका जन्म हुआ, और ठीक है, तो इनका फिर जनरेशन आगे बढ़ा। बट सम बिलीव, कुछ स्कॉलर ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि वो लोग बाहर से आए। कहाँ बाहर से? तो कुछ का मानना है, जैसे कि मैक्स मूलर हैं, उनका मानना है कि वो सेंट्रल एशिया से आए। फिर बाल गंगाधर तिलक जो है, उनका मानना है कि ये लोग आर्कटिक रीजन से आए थे। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि आर्यंस को आउटसाइड, मतलब आर्यंस वर माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि सेंट्रल एशिया, ये किसने कहा? तो यू हैव टू टिक द राइट आंसर एज मैक्स मूलर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ द आर्यंस वर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू इंडियन सबकॉन्टिनेंट in several stages or waves during 2000 BC to 1500 BC। तो देखिए, दो टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी तो हमने देखा कि कुछ लोग मानते हैं कि ये यहाँ के नेटिव हैं, कुछ लोग मानते हैं कि बाहर से आए हैं। लेकिन पॉपुलर बिलीव, बहुत लोगों का मानना ये है कि ये लोग बाहर से ही आए हैं, दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, और ये कब चला था? ये तब की बात चल रही है जब 2000 BC से लेके 1500 BC तक का टाइम था, तभी इन लोगों का माइग्रेशन हुआ था सेंट्रल एशिया से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में।
नेक्स्ट पॉइंट है बोगाज़काई इंस्क्रिप्शन, जो कि एशिया माइनर टर्की में मिला, विच मेंशंस 4 वैदिक गॉड्स इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्यास, प्रूव सेंट्रल एशियन थ्योरी एज देयर होमलैंड। तो देखिए ये जो आर्यंस थे, ये उनका होमलैंड सेंट्रल एशिया था। ये एक थ्योरी है, जैसे सेंट्रल एशियन थ्योरी है, जो मेंशन करता है कि आर्यंस लोगों का असली जो होम प्लेस है या ओरिजिनल होम प्लेस है वो सेंट्रल एशिया ही था। ये जो बोगाज़काई इंस्क्रिप्शन है, जो कि एशिया माइनर टर्की में मिला था, ये मेंशन करता है कि 4 वैदिक गॉड थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्याज। तो यही चीज़ लिखा हुआ है सेंट्रल एशियन थ्योरी के हिसाब से। ये माना जाता है कि ये लोग सेंट्रल एशिया के ही थे, और वहाँ पे भी वहाँ के इंस्क्रिप्शन में भी 4 गॉड के बारे में मेंशन किया हुआ है, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्याज के बारे में। नेक्स्ट, द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल्ड इन प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब, देन कॉल्ड सप्त सिंधु। ठीक है, तो पहले जो ये लोग आए, ये जो ग्रुप आई थी आर्यंस की, वो लोग फ्रंटियर प्रोविंस जो हैं, शुरुआत वाले जो इंडिया के ऊपर वाले जो पोर्शन है पंजाब के आसपास वाले, वहीं पे ये लोग सेटल हो गए। और उसको उस टाइम पे क्या कहा जाता था, उस रीजन को सप्त सिंधु कहा जाता था, रीजन ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, सप्त सिंधु का मतलब 7 रिवर्स। They lived here for many centuries and gradually pushed into interior to settle in the valleys of Ganges and Yamuna। तो ये लोग शुरुआत में तो आए और पंजाब वाले एरिया में ही ये सेटल हो गए थे, बट क्या हुआ फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लोग अंदर मूव करने लगे, इंटीरियर में आने लगे, गंगा के आसपास वो लोग शिफ्ट हो गए, और फिर वहाँ पे फिर उन लोग का ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गया, फिर नॉर्मल लिविंग स्टार्ट हो गई गंगा और यमुना के आसपास। तो पहले इसमें यही है पॉइंट कि पहले तो वो फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में थे, ग्रेजुअली वो शिफ्ट हो गए गंगा और यमुना के साइड। वैदिक लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं। इसकी पीरियड भी वही 1500 BC से लेकर 600 BC। इट इज़ प्रेज्यूम्ड दैट द ऋग वेद वॉज कंपोज्ड वाइल द आर्यंस वर स्टिल इन पंजाब। तो ऋग वेद कब कंपोज हुआ, ऐसा प्रिजम्पशन है कि जब आर्यंस पंजाब में ही थे तभी ऋग्वेद का कंपोजिशन हो गया था। वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेज ऑफ 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस। ठीक है, वैदिक लिटरेचर में आपको 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है संहिता, जिसको वेद भी बोलते हैं, द ब्राह्मणास, द अरण्यक्स, द उपनिषद। तो ये 4 टाइप ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शंस हैं जो आपको वैदिक लिटरेचर में आपको इनका मेंशन मिलेगा। Vedic literature had grown up in course of time and was really handed down from generation to generation by word of mouth. Hence these are called श्रुति, to hear। श्रुति का मतलब hear। तो ये जो वैदिक कल्चर है ये ग्रो भी करते गया और इसको ट्रांसफ़र भी किया गया जनरेशन से जनरेशन, लेकिन कुछ ऐसे कि बाय वर्ड ऑफ माउथ, माउथ ही से, मतलब किसी ने बोला फिर ये आगे बढ़ रहा है। जैसे कि एंसेस्टर्स ने, जैसे कि फोरफादर ने फादर को, फिर फादर ने सन को, इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन विद द हेल्प ऑफ श्रुति ही एक मेथड था, हियरिंग वाला मेथड, इसी से ये लोग प्रोपगेट करते गए ये जो वैदिक लिटरेचर था इसको। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर आर वेदास। वैदिक लिटरेचर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन है वो वेद है। हमने ऊपर पढ़ा ना कि 4 लिटरेरी प्रोडक्शन होंगे, एक तो संहिता जिसको वेद बोलते हैं, ब्राह्मणास, अरण्यक और उपनिषद। तो अभी हम देखेंगे कि वेद जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है। वेदस आर ऑल्सो कॉल्ड अपौरा से, दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड। ठीक है, ये सॉरी बट गॉड गिफ्टेड। तो ये जो वेदा है, वेदा को एक तो संहिता भी बोलते हैं, फिर अपौरा से भी बोला जाता है इसको। इसका ये मतलब होता है कि ये ह्यूमन से क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, मैन ने नहीं क्रिएट किया है बट गॉड ने ही गिफ्ट किया है। एंड नित्या,
नित्या का मतलब एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, ठीक है। नेक्स्ट देयर आर 4 वेदास, 4 वेद हैं, जिसमें चारों का नाम देख लीजिए यहाँ पे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। द फर्स्ट 3 वेद आर जॉइंटली कॉल्ड वेदात्रयी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी आपको मिलेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। किन तीनों वेद को ट्रायो ऑफ वेदास बोला जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्डर भी आपको दिख रहा है, RSY। अथर्ववेद को A से अथर्ववेद उसको साइड कर देना है, और RSY जो है वो वेदात्रयी बन जाएगा, ट्रायो ऑफ वेदास, ठीक है। इन तीनों को बोला जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वेदात्रयी बोला जाता है। ऑफ द 4 वेदा, Rig Veda, that is collection of lyrics, is oldest text in the world. Therefore, it is also known as first testament of mankind. तो जो 4 वेद हम लोगों ने देखा अभी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो सबसे पहले बात तो ऋग्वेद जो है इसमें लिरिक्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे चल के अभी हम देखेंगे कि हाइम्स होते थे इसमें, मंडल्स होते थे। तो अभी देख लीजिए, ये जो ऋग्वेद हैं इसको वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है, और इसीलिए इसको ये भी कहा जाता है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि किस वेद को फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द ऋग्वेद कंटेन्स 1028 हाइम्स, दैट इज़ 1028 हाइम्स डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है इसमें 1028 हाइम्स हैं, और इसको डिवाइड किया गया है 10 मंडल में। 6 मंडल जो हैं, 6 मंडल जैसे कि 2 से लेके 7 मंडल, इसको कहा जाता है गोत्र या वंश मंडल, कुल ग्रंथ भी कहा जाता है इसको। फर्स्ट और 10th वाले द फर्स्ट एंड 10th मंडल आर सेड टू हैव बीन एडेड लेटर। तो फर्स्ट और पहली और 10वीं वाली जो मंडल है उसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एक बार, सेकंड से लेके 7 वाले मंडल तक को गोत्र कहा जाता है या वंश मंडल कहा जाता है या कुल ग्रंथ कहा जाता है। एक और जो पहला और 10वां जो मंडल है वो बाद में ऐड किया गया। फिर द 10th मंडल कंटेन्स फेमस पुरुष सूक्त which explain 4 varnas, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. The hymns of Rigved were recited by Hotri, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऋग्वेद के बारे में क्या क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गए। सबसे पहली बात तो ऋग्वेद को हम कलेक्शन ऑफ लिरिक्स के तौर पे जानते हैं, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, इसीलिए इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी बोलते हैं। इसमें 1028 हाइम्स हैं और 10 मंडल्स हैं। 6 मंडल्स जो कि सेकंड से लेके 7th मंडल तक हैं, इसको गोत्र कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है या कुल ग्रंथ कहा जाता है। फर्स्ट और 10th वाला जो था वो बाद में ऐड हुआ, और जो 10वां मंडल है इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है पुरुष सूक्त, ठीक है। पुरुष सूक्त प्रेजेंट है इसमें, और इस पुरुष सूक्त में क्या एक्सप्लेन किया गया? इसमें 4 वर्ण के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, हाइम्स ऑफ ऋग्वेद जो था इसको रिसाइट किसने किया था? होत्री। किसी एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है कि किस वेद को किसने रिसाइट किया, पर्टिकुलरली किसी वेद के बारे में पूछ सकता है, या फिर मैथ द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। तो ये भी याद करना ज़रूरी है कि हाइम्स ऑफ ऋग्वेद जो था इसको रिसाइट किया था होत्री ने। चलिए, RSY हमने ये देखा था ना, वेद त्रयी, तो R तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब S में चलते हैं, सामवेद के बारे में देखते हैं। सामवेद जो था ये बुक ऑफ चैंट्स है, ठीक है। इसमें मंत्र ये सब है जिसको चैंटिंग करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। लिरिक्स था, अभी हम लोगों ने ऋग्वेद में देखा कि ऋग्वेद में लिरिक्स है। ये जो सामवेद है इसमें चैंटिंग्स हैं, चैंट हैं जिसको चैंटिंग करनी होती है। और इसमें जो हाइम्स है ये ज़्यादा है। पहले हमने देखा कि ये जो ऋग्वेद है उसमें 1028 हाइम्स थे, अभी जो सामवेद है इसमें 1549 हाइम्स हैं। ऑल हाइम्स एक्सक्लूडिंग 75 were taken from Rigved. The hymns of Samved were recited by Udgatri. This Ved is important for Indian music.
तो सामवेद के बारे में हम लोगों को क्या क्या पता चल गया। तो सबसे पहले तो इसमें हाइम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, 1549 हाइम्स हैं, ठीक है, 1549 हाइम्स है इसमें। और ये बुक ऑफ चैंटिंग है, इसमें चैंट्स हैं, मंत्र रहेंगे इसमें। और इसमें और क्या है, ये जो हाइम्स हैं इसको किसने रिसाइट किया, उद्गात्री ने किया। और ये जो वेद है ये इम्पॉर्टेंट है इंडियन म्यूज़िक के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है सामवेद। नेक्स्ट यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। द बुक ऑफ सैक्रिफाइसियल prayers is a ritual Veda. Its hymns were recited by Ardhavaryus. It is divided into two parts, Krishna Yajurved, Shukla Yajurved. In contrast to the first two, which are in verse entirely, this one is in both verse and prose. ठीक है, तो ये जो यजुर्वेद है, जैसे कि हमने देखा कि ये जो सामवेद है इसमें चैंटिंग है, ऋग्वेद में हमने देखा लिरिक्स है। तो यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स लिखे रहेंगे, ठीक है। इसको रिसाइट किसने किया था, इसको रिसाइट किया था अदवरियुस ने, ठीक है। और फिर इसमें दो पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट को हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, दूसरे को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। और यहाँ पे ये बोला गया है कि देखिए ऋग्वेद जो था और सामवेद जो था ये इंटायरली वर्स के फॉर्म में था, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा यजुर्वेद है इसमें प्रोज भी हैं, कहानियाँ टाइप के भी मिलेंगे आपको, और वर्स टाइप के भी मिलेंगे, पोएट्री टाइप की भी मिलेगी। इसमें दोनों टाइप की चीज़ें मिलेगी यजुर्वेद में, जबकि ऋग्वेद और सामवेद में ऐसा नहीं है कि प्रोज मिलेगा आपको, उसमें से वर्सेस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद नहीं है वेदात्रयी, ठीक है। अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। तो अथर्ववेद में क्या मिलेगा, बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला, इसमें मैजिकल फार्मूला मिलेगा। यजुर्वेद में क्या मिलेगा, सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स मिलेगा। सामवेद में क्या मिलेगा, चैंटिंग मिलेगी। और जो ऋग्वेद है उसमें क्या मिलेगा, उसमें लिरिक्स मिलेंगे। आगे देख लेते हैं। द फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन्स चार्म्स, स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीज। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ वेदास। तो अथर्ववेद को बहुत टाइम के बाद वेद के कैटेगरी में डाला गया। और इसमें क्या है ना, इसमें मैजिकल फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें मैजिकल फार्मूला या चार्म्स या स्पेल्स लिखे हुए हैं, जादू टोना वाली चीज़ें लिखी है, जैसे एविल्स और डिजीज़ेस ये सब को ट्रीट किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सक्यूज मी, द ब्राह्मण्स एक्सप्लेन्स हाइम्स ऑफ वेदास। These they are written in prose and ritualistic in nature. Brahma means sacrifice. The various sacrifices and rituals have been elaborately discussed in Brahmanas. Every Veda has several Brahmanas attached to it. ठीक है, तो ब्राह्मण्स का ये मतलब होगा, इसमें हाइम्स लिखे रहेंगे। वेद जो है सब वेद के साथ अटैच रहता है ब्राह्मण, और उसमें वेद के हाइम्स लिखे रहते हैं, ठीक है। और वो जो लिखा रहता है वो किस तरीके से लिखा रहता है, प्रोज तरीके से लिखा रहता है। उसमें आपको वर्सेस नहीं मिलेंगे, पोएट्री टाइप की नहीं मिलेगी, प्रोज टाइप की मिलेगी, और ये रिचुअलिस्टिक इन नेचर होगा। एक्सक्यूज मी। फिर ब्रह्मा का मतलब हो सकता है कभी पूछ ले एग्जाम में, तो ब्रह्मा का मतलब होता है सैक्रिफाइस। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण्स अटैच था। तो ऋग्वेद के साथ ऐत्यारय, कौष्टिकी, ठीक है, सांख्यम जिसको बोलते हैं। फिर सामवेद के साथ 5 विष, षड्विंश, छंदयोग्य, जैमिन्या, ठीक है। फिर यजुर्वेद के साथ सतपथ जो कि ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको याद करना चाहिए। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण किसको बोलते हैं, सतपथ ब्राह्मण को बोलते हैं। फिर यजुर्वेद से ही अटैच है दूसरा ब्राह्मण जिसको बोलते हैं तैत्तिरीय, ठीक है, तैत्तिरीय। और अथर्ववेद के साथ अटैच है गोपथ। तो ये आपको याद करने होगा। यहाँ पे
इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, सीधे से रट ही लेना है। और ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि इसको कौन सा वेद को किसने रिसाइड किया है वो भी आपको याद करना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख लिए किस वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अरण्यक। ठीक है, 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। वेद हम लोगों ने देख लिया, फिर हम लोगों ने अभी ब्राह्मण देखा, अभी अरण्यक और एक उपनिषद, ये चारों देखना है हमें। तो अब अरण्य में चलते हैं। द वर्ड अरण्य मीन्स फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे ब्रह्मा मीन्स क्या था, ब्रह्मा मीन्स था सैक्रिफाइस। ठीक है, अब अरण्य मीन्स फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट टेक्स्ट आर ऑल्सो कॉल्ड अरण्यक। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट टेक्स्ट हैं बिकॉज दे आर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड स्टूडेंट लिविंग इन जंगल्स। तो अरण्यक को फॉरेस्ट टेक्स्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये साधु और जो भी स्टूडेंट जंगल में रहते थे उनके ऊपर लिखा गया था। द अरण्यक आर कंक्लूडिंग पोर्सन ऑफ ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास का जो कंक्लूडिंग पोर्सन रहता था, चीज़ें जो मेंशन करनी होती है, जो कंक्लूजन्स लिखने होते थे, वो अरण्यक में लिखा हुआ रहता था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है, ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, इसमें फिलोसॉफिकल टेक्स्ट आपको मिलेगा। दे आर जनरली कॉल्ड वेदांत एज दे केम टूवर्ड्स द एंड ऑफ वेदा। तो उपनिषद क्योंकि वेद के अंत में आया इसीलिए इसको वेदांत भी बोला जाता है। देयर आर 108 उपनिषद। ठीक है, तो 108 उपनिषद हैं और द ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है, तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आता है कि ओल्डेस्ट उपनिषद कौन है तो आपको आंसर करना है बृहदारण्यक। ठीक है, नेक्स्ट लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। ये कब से 600 BC से लेके 600 AD तक। ठीक है, अभी हम आ रहे थे वैदिक कल्चर को लेके 1500 BC से लेके 600 BC तक। अभी लिटरेचर जो हम पढ़ेंगे वैदिक ट्रेडिशन का, इसका टाइम पीरियड चेंज हो गया है, 600 BC से लेके 600 AD तक हम पढ़ने वाले हैं। द लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, स्मृति जो कि रिमेम्बरेंस लिटरेचर है, कंप्राइज ऑफ 6 लिटरेरी वर्क्स, जिसको वेदांगास बोला जाता है, सूत्र बोला जाता है, स्मृति बोला जाता है, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपवेदा और षड दर्शन। ठीक है, तो ये 6 लिटरेरी वर्क्स हैं जो कि आपको एज अ लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, वेदांग, स्मृति धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपवेदा, षड दर्शन। ठीक है, देर आर 6 वेदांग्स, 6 वेदांग है, अभी हम देखेंगे एक एक करके। पहला वाला है शिक्षा, जिसको फोनेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो शिक्षा को फोनेटिक्स भी बोला जाता है और इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रतिशाख्य इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स। फोनेटिक्स पे जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वो है प्रतिशाख्य। नेक्स्ट कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में रिचुअल्स मिलेंगे आपको। श्रोता सूत्र, सुलवा सूत्र में सैक्रिफाइसेस के बारे में लिखा रहेगा। गृह सूत्र में आपको फैमिली सेरेमनीज़ के बारे में लिखा मिलेगा। धर्म सूत्र में आपको वर्ण और आश्रम के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। व्याकरण, व्याकरण भी एक अंग है वेदांग का, जिसको ग्रामर बोलते हैं। और अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखा था, इज़ द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे और क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया, तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। निरुक्ता, जिसको इटिमोलॉजी भी बोलते हैं, निरुक्ता इज़ बेस्ड ऑन निघंटु कश्यप, अ कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड्स। तो डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड जो था वो निघंटु में लिखा हुआ था। दिस इज़ ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ वर्ड कलेक्शन है ये, इसमें वर्ड कलेक्शन मिलेगा निघंटु में आपको। और टफेस्ट वर्ड जो वैदिक वर्ड थे, डिफ़िकल्ट वर्ड थे वैदिक टाइम्स के, वो इसमें मिलेगा। निरुक्ता, दिस इज़ ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ वर्ड। तो ठीक है, वर्ड का कलेक्शन अगर आपको जानना है तो वो निघंटु में आपको मिलेगा। और डिक्शनरी अगर आपको जानना है, वर्ल्ड का पुराना डिक्शनरी, सबसे पुराना डिक्शनरी, तो वो निरुक्ता में आपको मिलेगा। फिर छंद, जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो फेमस टेक्स्ट है
छंद सूत्र जो कि पिंगल द्वारा लिखा हुआ था, यहाँ पे एक लाइन ये मेंशन है। फिर ज्योतिष जिसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, वेदांग ज्योतिष को लिखा था लगद मुनि ने, और ये ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। देर आर, अब देख लेते हैं स्मृति के बारे में। देर आर 6 फेमस स्मृति। मनुस्मृति जो कि प्री गुप्ता पीरियड में था और ये ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट है। कमेंटेटर्स कौन कौन थे, तो विश्वरूप थे, मेघातिथि थे, गोविंद राज, कुलक भट्ट थे। फिर यज्ञवल्क्य स्मृति जो कि प्री गुप्ता पीरियड के ही थे। और कमेंटेटर्स कौन कौन थे, तो इसके कमेंटेटर में भी विश्वरूप थे और विजनयनेश्वर थे, और अपरार्का जो कि किंग थे सिलाहर डायनेस्टी के, वो भी कमेंटेटर थे। नारद स्मृति ये गुप्ता पीरियड का है। पराशर स्मृति ये गुप्ता पीरियड का है। बृहस्पति स्मृति ये भी गुप्ता पीरियड का है। और कात्यायन स्मृति ये भी गुप्ता पीरियड का है। ऐसे हो गए 6 स्मृति, है ना। नेक्स्ट देयर आर 2 महाकाव्य। देयर आर मेनली 2 महाकाव्य दैट इज कॉल्ड एपिक्स। तो पहला कौन सा है, रामायण, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। इट इज़ नोन एज आदि काव्य, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड है ये। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोक दैट इज़ वर्सेस। ओरिजिनली इट वॉज हैविंग, ओरिजिनली 6,000 ही थे, फिर 12,000 हुआ, फाइनली 24,000 इन 7 कांड, 7 कांड हैं रामायण के, सेक्शंस जिसको बोलते हैं। 1 and 7th कांड वेयर लेटेस्ट एडिशन टू रामायण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रामायण के बारे में पता चल गया। लिखा है इसको वाल्मीकि जी ने, इसको आदि काव्य भी बोला जाता है। इसमें पहले 6,000 वर्सेस थे, श्लोक थे, फिर बाद में इसमें 12,000 हुए और 24,000 अभी हो गए। 7 कांड है इसके, पहला और 7 को बाद में ऐड किया गया। चलिए अब महाभारत के बारे में देख लेते हैं, जिसको वेद व्यास ने लिखा है। दिस इज लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं। ओल्डेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड अगर पूछा जाएगा तो वो रामायण होगा। लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड पूछा जाएगा तो वो महाभारत होगा। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 1 लाख श्लोकास। Originally it was having 8,800 जय संहिता, later 24,000। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भारत, फाइनली 1 लाख हो गया इसमें। महाभारत में 18 पुराण्स हैं इसमें, चैप्टर्स, प्लस हरिवंश सप्लीमेंट भी है इसमें। भागवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पर्वन ऑफ महाभारत। शांति पर्वन इज़ लार्जेस्ट पर्वन चैप्टर ऑफ महाभारत। तो ये सब पूछा नहीं गया है, तो ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता है। नेक्स्ट पुराण के बारे में देख लेते हैं। पुराना तो वर्ड से ही मतलब पता चल रहा है ना कि ओल्ड है। तो 18 पुराण है। मत्स्य पुराण जो है वो पुराण सबसे ओल्डेस्ट पुराण है। पुराण तो ओल्ड है ही, वर्ड ही का मीनिंग ही है द ओल्ड। उसमें भी सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। द ओल्डेस्ट, द अदर इम्पॉर्टेंट पुराण्स आर भागवत, फिर द विष्णु, द वायु, द ब्रह्मांड। दिस डिस्क्राइब genealogies ऑफ वेरियस रॉयल डायनेस्टी। ठीक है, फिर उपवेदा के बारे में देख लेते हैं। उपवेदास वेयर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ वेदा। तो वेदा के साथ उपवेदा एसोसिएटेड रहेंगे, इसके नाम में ही आ रहा है ना, एक्सिलरी वेदा इसको बोलते हैं। आयुर्वेद जिसको मेडिसिन बोलते हैं, ये किससे एसोसिएटेड था, तो ये ऋग्वेद से एसोसिएटेड था। सामवेद से क्या एसोसिएटेड था, म्यूज़िक, गंधर्व वेद। और यजुर्वेद से था एसोसिएटेड आर्चरी, जिसको धनुर्वेद बोला जाता है। और साइंस ऑफ क्राफ्ट एंड वेल्थ, जिसको शिल्प वेद या अथर्ववेद बोलते हैं, ये किससे एसोसिएटेड था, अथर्ववेद के साथ। अब लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे। देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी नोन एज षड दर्शंस। तो 6 दर्शन यहाँ पे हम देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी के चैप्टर में भी मेंशन है, और वो भी हम करेंगे अच्छे से। ये सब दर्शन का मीनिंग हम देखेंगे उसमें जब हम एनसीईआरटी करेंगे। तो अभी देख लेते हैं बस नाम और इसके फाउंडर और बेसिक टेक्स्ट। तो सबसे पहला जो दर्शन है ये है सांख्य दर्शन, और इसको इसके फाउंडर थे कपिल।
तो इसके फाउंडर थे कपिल और इसका जो बेसिक टेक्स्ट है वो सांख्य सूत्र है। फिर नेक्स्ट दर्शन आता है योग दर्शन, इसके फाउंडर थे पतंजलि और इसमें जो इसका जो बेसिक टेक्स्ट है वो योग सूत्र है। फिर आता है न्याय दर्शन और इसके फाउंडर हैं अक्षपद गौतम और इसका जो बेसिक टेक्स्ट है उसको न्याय सूत्र बोला जाता है। न्याय दर्शन न्याय सूत्र, योग दर्शन योग सूत्र, सांख्य दर्शन सांख्य सूत्र। तो ये सूत्र तो टेक्स्ट बेसिक टेक्स्ट याद करने में कोई टेंशन नहीं है, जिस दर्शन का है उसका ही उसमें सूत्र वर्ड लग जाएगा तो वो बेसिक टेक्स्ट बता देगा। यहाँ पे आपको मेनली इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप दर्शन के फाउंडर का नाम याद रखें, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वैशेषिका दर्शन। तो इसके फाउंडर कौन थे? कानद बोला जाता है इनको, उलुक कानद। और वैशेषिका दर्शन का बेसिक टेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिर वैशेषिका सूत्र हो जाएगा। मीमांसा, पूर्व मीमांसा को फाउंड किया था जैमिनी ने और इसका बेसिक टेक्स्ट क्या हो जाएगा? पूर्व मीमांसा सूत्र हो जाएगा। फिर वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, उसके फाउंडर कौन थे? बदरयान थे। और ये जो उत्तर मीमांसा है इसका जो सूत्र मतलब बेसिक टेक्स्ट है इसको हम ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यही था सेकंड चैप्टर। कल हम करने वाले हैं ऋग्वेदिक, दैट इज़ अर्ली वैदिक पीरियड, और इसके जोग्राफिकल एरियाज़ को करेंगे। फिर 10 राजन वॉर को देखेंगे और ये सब देख लेंगे। हाँ ठीक है, पॉलिटी, ये तो अच्छा खासा चैप्टर, ये नेक्स्ट दिन करेंगे, नेक्स्ट कल कर लेंगे हम ये सब। हाँ ये लंबा चैप्टर है, विल बी गिविंग टाइम टू दिस चैप्टर, अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा फिलॉसफी देखा, हमने वेदा देखा, उपवेदा देखा, हमने और भी एपिक्स देखा, महाकाव्य देखा, हमने स्मृति देखा, हमने 6 वेदांग देखा, ठीक है। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन देखा था हमने, ठीक है। तो आज के लिए अब यहीं कंक्लूड करते हैं, कल फिर नया चैप्टर लेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। आज हम सेकंड चैप्टर जो है क्या कर रहे थे, हम वैदिक पीरियड को कर रहे थे। तो वैदिक लिटरेचर लास्ट टाइम हम किए थे एंशिएंट हिस्ट्री में, ये वाला चैप्टर जिसमें दर्शन, उपवेदा, महाभारत, रामायण मतलब महाकाव्य हो गया, वेदांग, ब्राह्मण और सारा वेद का टाइप, ये सब किए थे हम लोगों ने, किया था लास्ट टाइम, ओके। और ये आर्यन वाली जो ओरिजिनल होम वाली थ्योरी थी वो भी हमने देखा था। अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आज के लेसन में, आज के लेक्चर में। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेदा इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए कि ऋग्वेदिक अर्ली वैदिक पीरियड जो था उसका टाइम पीरियड क्या है। उसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेके 1000 BC। तो अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि ऋग्वेद ही एक ऐसा लिटरेचर है जो आपको बताता है वैदिक पीरियड के बारे में। कहीं और नहीं मेंशन्ड आपको मिलेगा वैदिक पीरियड का जो लाइफस्टाइल था या क्या पैटर्न था, क्या स्ट्रक्चर था वहाँ उस टाइम में, क्या पॉलिटी हुआ करती थी, कैसे ट्रेडिंग होती थी, ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ आपको कहाँ एक ही सोर्स में मिलेगा। वो सोर्स है ऋग्वेद खुद से, ठीक है। फ्रॉम द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, माउंटेन्स में जैसे हिमवंत को हिमालय, मुंजवंत को हिंदुकुश, एंड ओशियन इन ऋग्वेद हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन विच ऋग्वेदिक पीपल लिव्ड। तो इसमें बताया जा रहा है कि ऋग्वेदिक पीपल जो होते थे, ऋग्वेद काल के जो पीपल होते थे, लोग होते थे, वो कहाँ कहाँ रहते थे। ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि वो हिमवंत में रहते थे। तो हिमवंत को आज के टाइम में हम हिमालय के नाम से जानते हैं। मुंजवंत में रहते थे, मुंजवंत को अब हम हिंदुकुश रीजन से जानते हैं। फिर ओशियन, ये सब मेंशन्ड है। इसका ये मतलब होता है कि ऋग्वेद के जो लोग हैं इसी आसपास में रहते थे, या तो हिमालयन एरिया में रहते थे, या तो हिंदुकुश, या तो ओशियन, ये सब जो भी मेंशन्ड है रिवर्स का नाम, वहाँ पे रहते थे। ऋग्वेद मेंशन्स 40 रिवर्स, 40 रिवर्स का नदियों के नाम
ऋग्वेद में बताए गए हैं। नदी सूक्त हाइम जो है ऋग्वेद का, वो मेंशन करता है 21 रिवर्स विच इंक्लूड गंगेज इन द ईस्ट एंड कुबा दैट इज़ काबुल इन द वेस्ट। तो इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि ऋग्वेद जो लिटरेचर है, जो वेद है, उसमें 40 रिवर के बारे में बताया गया है। अब 40 रिवर तो बताया गया है, इन ऑल ओवरऑल बताया है 40 रिवर के बारे में, बट नदी सूक्त करके एक हाइम है ऋग्वेद का जिसमें 21 रिवर के बारे में, 21 रिवर्स के बारे में मेंशन्ड है। और इसी में बताया गया है कि गंगा जो है वो ईस्ट में फ्लो करती है और कुवा जिसको काबुल बोलते हैं वो वेस्ट में फ्लो करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऋग्वेदिक पीपल हु कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यंस वर कन्फाइंड इन द एरिया विच केम टू बी नोन एज सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त सिंधु कंप्राइजेज सिंधु एंड 5 ट्रिब्यूटरीज जो कि वितास्ता, असिकानी, वीपस, परुष्णी, सुथुवा दरी और सरस्वती थे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऋग्वेदिक टाइम के लोग थे वो अपने आप को आर्यंस बोलते थे, और ये लोग एक पर्टिकुलर एरिया में जो कन्फाइंड रहते थे उस एरिया को हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं, और सप्त सिंधु को इंग्लिश में हम बोलते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब सप्त सिंधु लैंड ऑफ 7 रिवर्स तो बोल रहे हैं, तो अब इसमें नाम कौन कौन सा आएगा? एक तो सिंधु आएगा और इसका फिर 5 जो ट्रिब्यूटरीज है वो आ जाएगा। तो कौन कौन सा? वितास्ता, असिकानी, वीपस, परुष्णी, सुतवादरी, सरस्वती और सिंधु तो है एक है ही। तो ये सब मिला के सप्त सिंधु बन गए, 7 रिवर्स बन गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद द मोस्ट मेंशन्ड रिवर सिंधु, द पायस रिवर सरस्वती, मेंशन ऑफ गंगेज 1 टाइम और मेंशन ऑफ यमुना 3 टाइम्स। चलिए, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मेंशन किसका नाम हुआ है, कौन से रिवर का? सिंधु का। सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को। गंगा का मेंशन 1 बार और यमुना का 3 बार। एक बार और फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आते रहता है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सिंधु सबसे ज़्यादा बार, ऋग्वेद जो बुक है उसमें सिंधु का नाम सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है। सबसे पवित्र रिवर हम सरस्वती को बोलते हैं। फिर गंगा को 1 बार मेंशन किया गया है और यमुना को 3 बार मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दसराजन वॉर के बारे में। तो दसराजन वॉर को इंग्लिश में हम बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। ओके, 10 किंग्स से आपको पता चल रहा है इस बैटल में 10 किंग्स होंगे। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद द फेमस दसराजन वॉर वॉज internation war of Aryans. The Dasrajan war gives names of 10 kings who participated in war against Sudas, who was Bharat king of Trithsas family. तो इसमें ये बताया गया है कि दसराजन वॉर जो हुआ था इसमें 10 किंग के बारे में मेंशन किया गया है जो लोग वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। किसके अगेंस्ट? सुदस के अगेंस्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये जो सुदस था वो भारत किंग ऑफ त्रित्सस फैमिली का था। ठीक है, और देख लेते हैं डिटेल में। और 10 किंग्स के बारे में आप देखिए। द 10 किंग्स ऑफ स्टेट्स, द 10 किंग्स वर ऑफ स्टेट्स ऑफ पुरुष, यदुस, तुर्वासस, अनुस, द्रुह्युस अलॉन्ग विथ 5 अदर, 5 और भी हैं स्टेट्स जिसका नाम है अलीनास, पाख्तास, भलानास, सिबिस, विसानिन्स। तो ये 10 स्टेट के 10 राजा मिलके उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉर अगेंस्ट सुदा। फिर द बैटल वॉज फाउट ऑन द रिवर ऑफ परुष्णी दैट इज़ रावी, इन विच सुदास इमर्स्ड विक्टोरियस। तो 10 राजन का जो वॉर हुआ था उसमें सुदा ही विक्टोरियस रहा था, सुदा ने ही लड़ाई बैटल को जीता था। और ये जो फेमस रिवर हुआ था, ये 10 राजन वॉर द बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये हुआ था परुष्णी रिवर पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 10 राजन वॉर जो है वो कहाँ हुआ था। तो ये आपको परुष्णी मार्क करना है, और परुष्णी का नया नाम भी आपको पूछेगा तो वो रावी हो जाएगा। और अगर रावी दिया हुआ है इसमें ऑप्शंस में तो आप
रावी को ही चूज़ कीजिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेदिक नेम और मॉडर्न नेम ये आता है और कौन से रीजन में है। तो ये एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, सिंधु का मॉडर्न नेम है इंदस, जो कि पंजाब एरिया में मिलता है, पाया जाता है था। फिर वितास्ता झेलम, और फिर ये भी पंजाब का ही है। असिकानी चेनाब पंजाब का ही है। विपस को ब्यास बोलते हैं अब, और ये पंजाब में ही है। परुसनी को रावी बोलते हैं, हमने अभी देखा। सुतुदरी को सतलज बोलते हैं, पंजाब में ही है। सरस्वती को सरस्वती बोलते हैं, राजस्थान में। द्रिसदवती को घाघर बोलते हैं, राजस्थान में। बाकी अफ़गानिस्तान के रिवर्स हैं, कुबा काबुल, सुवस्तु स्वाति, क्रूमू कुर्रम, गोमती गोमन। तो ये सब अफ़गानिस्तान के हैं। तो यहाँ पे आप कम से कम इंडियन वाला तो लर्न कर ही लीजिएगा। सिंधु को इंदस, वितास्ता को झेलम, असिकानी को चेनाब, विपस को ब्यास, परुसनी को रावी, सुतुद्री को सतलज, और सरस्वती को सरस्वती। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पॉलिटी के बारे में, ठीक है। तो पॉलिटी कैसा था उस टाइम में। ओके, तो पॉलिटी क्या था। द कुल का मतलब फैमिली वॉज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अबव कुला वर द ग्राम, द वेस्ट, द जन एंड राष्ट्र। ग्रुप ऑफ कुल फॉर्म्ड अ ग्राम, विलेज एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कुला होता था, कुल का मतलब होता था फैमिली, और ये बेसिस था, ठीक है। जो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे बेसिक यूनिट था, बेसिस था ये, इसी पे फॉर्मेशन होते जाएगी। और कुल के बाद बनेगा ग्राम, ग्राम के बाद बनेगा विश्व, विश्व के बाद बनेगा जन, जन के बाद बनेगा राष्ट्र। तो क्या हो गया, देखिए फैमिली सारे फैमिली, जैसे एक फैमिली को कुल बोलते हैं, तो बहुत सारे फैमिली को ले लिए तो बहुत सारा कुल हो गया, और उस कुल से बन गया एक विलेज। अब हो गया वो ग्राम। अब ग्राम हो गया तो बहुत सारा ग्राम मिलके एक विश्व बना दिया, बहुत सारा विश्व मिलके एक जन बना दिया, बहुत सारा जन मिलके एक राष्ट्र बना दिया। तो इसी तरीके से फॉर्मेशन होते गया, स्ट्रक्चर बनते गए। अब हेड देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में, हेड देख लेते हैं। तो कुल के जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं कुलापा। ग्राम के जो हेड होते थे उनको बोला जाता था ग्रामणी। विस के जो हेड होते थे उनको बोला जाता था विस्पति। जन के जो हेड होते थे उनको बोलता था गोपा या गोपति। राष्ट्र के जो हेड होते थे वो राजन होते थे। ये इंपॉर्टेंट, एक बार याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये पीसीएस का भी क्वेश्चन है, पीसीएस में भी इसको पूछा जाता है। तो एक बार फिर, रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट was of patriarchal nature. Monarchy was normal, but non-monarchical polities were also there. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, उस टाइम में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो पैट्रियार्कल नेचर का था। मोनार्की जो था वो नॉर्मल था, और फादर टू फादर, फिर उसका सन, फिर सन ऐसे करके ही वो पास होता था। नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज़ वर ऑल्सो देयर। नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज़ भी कहीं कहीं पे थी, जहाँ पे मतलब देखिए मोनार्कियल का मतलब ये होगा कि किंग रूल करेगा, और नॉन मोनार्कियल का मतलब होगा कि या तो इलेक्ट कर सकते हैं या तो सेलेक्ट कर सकते हैं, और तब जाके रूल होगा, ठीक है। The Rashtra was ruled by king or Rajan, and the royal descent was by hereditary basis on the law of primogeniture. Probably elective monarchy was also known. तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि राष्ट्र को जो रूल करते थे उनको हम किंग या राजन बोलते थे, और जो रॉयल डिसेंट था वो हेरिडिटरी था, ठीक है, हेरिडिटरी बेसिस पे था। जैसे कि जो हेड होंगे, जो राजा होंगे, उसके सन को जाएगा, और फिर वो राजा बनेगा और उसके सन को जाएगा। इस तरीके से जा रहा था, जो हेरिडिटरी नेचर हुआ करता था रॉयल डिसेंट का। नेक्स्ट, वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट द मिनिस्टर ऑफ किंग। किन के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में कम ही पता चला है ऋग्वेद से। द पुरोहिता बोला जाता था किनको, प्रिस्ट को, डोमेस्टिक प्रिस्ट जो होते थे उनको पुरोहिता बोला जाता था। एंड ही वॉज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल। ही वॉज द किंग्स प्रिसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड।
अदर इम्पॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स वर सेनानी एंड ग्रामिनी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किंग के जितने भी मिनिस्टर्स थे उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो पुरोहित होते थे वो हेड होते थे, फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर होते थे। और ये भी बोला जा रहा है कि ये कौन है, ये पुरोहित जो है इनका जैसे नाम है ना पुरोहित, तो वही थे, डोमेस्टिक प्रेस्ट ही हुआ करते थे ये। और ये कौन थे, ये किंग को एडवाइस करते थे, किंग के फ्रेंड थे, फिलोसफर थे, गाइड थे और प्रिसेप्टर थे, उनको आइडियाज़ भी देते थे। तो ये काम रहता था बेसिकली पुरोहित का। फिर अदर इम्पॉर्टेंट दूसरे इम्पॉर्टेंट रॉयल ऑफिसर्स, जैसे एक तो पुरोहित हो गया, दूसरा हो गया ग्रामनी हो गया जो कि हेड ऑफ विलेज होगा, और सेनानी हो गया जो कि आर्मी का चीफ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ foot soldiers and charioteers. Wood, stone, bone and metals were used in weapons. Arrows were tipped with points of metal or poisoned horn. The differences are made to moving fort, Purcharishnu and a machine assaulting strongholds. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आर्मी जो होता था, आर्मी के पास रहता था फुट सोल्जर्स और कैरेटियर्स। मतलब आप देखेंगे ना महाभारत ये सब देखते हैं हम लोग, तो उसमें दिखाता है ना कुछ फुट सोल्जर हुआ करते थे, चलते थे और फाइट करते थे, कुछ कैरेटियर्स होते थे, रथ चलाते थे और फिर फाइट में अपना योगदान देते थे सारथी बन के। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वुड, स्टोन, बोन एंड मेटल्स वर यूज्ड एज वेपन्स। तो जब भी वेपन का ज़रूरत होता था, ठीक है, वेपन बनाने के लिए फिर उन लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते थे, वुड का, स्टोन का, बोन का और मेटल का, ये सब इस्तेमाल करते थे। एरोज़ में क्या करते थे लोग, दिमाग लगा के उसको पॉइज़न कर देते थे। पॉइज़न जो भी उसका मेटल होगा या उसका हॉर्न होगा उसको पॉइज़न करके फिर एरो चलाते थे, तो उससे डेथ हो सकती थी। और रेफरेंस आर मेड टू द मूविंग फोर्ट एंड अ मशीन फॉर असॉल्टिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। तो इनके पास फिर ये भी था, मशीन्स भी रहता था इन लोगों के पास कि वो असॉल्ट कर सकते। फिर देखते हैं नेक्स्ट। द किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज़ ऑल्सो। किंग के पास सिर्फ एक पॉलिटी मेंटेन करने की ही जिम्मेदारी नहीं थी, इनके पास रिलीजियस ड्यूटीज़ भी हुआ करते थे। ही वॉज अपहोल्डर ऑफ एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर एंड मोरल रूल्स। तो इन्हीं को ज़िम्मेदार माना जाता था, जो भी ऑर्डर इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे इनके किंगडम में, या फिर जो भी मोरल रूल्स है उसको इस्टेब्लिश करने का ज़िम्मेदारी किंग का हुआ करता था। इसीलिए इनके लिए बोला जाता है कि इनके पास रिलीजियस ड्यूटीज़ भी होती थी। फिर ऋग्वेद जो है, इट स्पीक्स ऑफ असेंबलीज सच एज सभा, समिति, विदत, गण। सभा वॉज कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड एंड इम्पॉर्टेंट पीपल। ठीक है, तो ऋग्वेद में ये भी लिखा हुआ है कि असेंबली होते थे, ठीक है। और ये असेंबलीज कैसे होते थे, तो सभा होता था, समिति होता था, विदत होता था, गण होता था, और इस सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट था सभा, समिति और विदत और गण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सभा था सबसे इम्पोर्टेंट। संघ तो है ही नहीं, तो बुद्ध वाला। Two popular assemblies were Sabha and Samiti, acted as checks on arbitrary rule of kings. Later Vedas record that Sabha functioned as court of justice. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दो इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हमने देखा कि सभा, समिति, विदत और गण, ये सभा, समिति, विदत और गण, ये 4 असेंबली होते थे। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, सभा और समिति। ये क्या करता था, किंग जो अपना आर्बिट्ररी रूल चलाएगा या ऑटोक्रेसी करने लगे, अपना मनमाना काम करने लगेगा, तो ये दोनों चेक करेंगे, सभा और समिति। लेटर वेदास रिकॉर्ड दैट सभा फंक्शन एज कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो सभा था वो कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम करता था, ये आपको वैदिक के रिकॉर्ड में भी मिलेगा। थेफ्ट, बर्गलरी, फिर स्टीलिंग ऑफ कैटल, चीटिंग वर सम ऑफ द देन प्रिवेंट क्राइम्स। तो उस टाइम में चोरी, डकैती, कैटल की चोरी या फिर चीटिंग, इस सब को मोरल नहीं माना जाता था, इस सब को क्राइम माना जाता था, और यही सब को फिर उस टाइम में बचाया जाता था कि ये सब नहीं हो। सोचिए आप कि वैदिक टाइम में चोरी, डकैती सबको क्राइम माना जाता था, और आज के टाइम में क्राइम का लेवल क्या हो गया।
चलिए नेक्स्ट सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। द ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्राइज्ड 4 वर्णास, 4 वर्ण होते थे और इनका नाम था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये जो सोसाइटी होती थी ये 4 वर्ण की होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये कैसे मतलब किस बेसिस पे ऐसे डिवाइड कर दिया कि ब्राह्मण है तो ये क्षत्रिय है, तो वैश्य है, ये शूद्र है, ये किस बेसिस पे डिवाइड किया? तो ये जो बेसिस था ये प्रोफेशन का था, ऑक्यूपेशन का था। जो भी इंडिविजुअल है उनका उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, इस बेसिस पे कर दिया गया था। तो इस टाइप से किया गया था उस टाइम में डिवीज़न, जबकि आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन यूज़ कर सकता है। तो ये सब तो अब ख़त्म ही हो जाना चाहिए। स्टिल चलिए सोसाइटी में है तो है। टीचर्स एंड प्रीस्ट वर कॉल्ड ब्राह्मणास। जो टीचिंग का काम करते थे या प्रीस्ट, हाँ, पुरोहित वाला काम करते थे, उनको ब्राह्मण बोला जाता था। रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वर कॉल्ड क्षत्रियास। तो जो रूल करते थे या एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे या गवर्नेंस को देखते थे उनको क्षत्रियास बोला जाता था। फिर फार्मर्स, मर्चेंट और बैंकर्स, जो फार्मिंग का काम करते थे या फिर ट्रेडिंग का काम करते थे या फिर बैंकिंग का काम करते थे उनको वैश्यास बोला जाता था। और जो आर्टिसंस थे, ठीक है, आर्ट वाला काम करते थे और फिर लेबर का काम करते थे, उनको शूद्र बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दीज वोकेशंस वर फॉलोड बाय पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड लाइकिंग। द ऑक्यूपेशन हैड नॉट बिकम हेरिडिटरी एज दे बिकम लेटर ऑन। तो ये जो वोकेशन था ना वो एक उनकी एबिलिटी पे था और उनके लाइकिंग पे था, और ये हेरिडिटरी भी नहीं हुआ था जो बाद में चल के देखा गया। ठीक है, बाद में फिर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली टू डिफरेंट प्रोफेशन एंड बिलोंग टू डिफरेंट वर्णास एज वेल इलस्ट्रेटेड बाय हाइम ऑफ ऋग्वेदा। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं था कि जो जैसे किसी के फादर अगर फार्मर है तो उसका बेटा भी फार्मर होगा और यही कैरी होगा। कोई भी आदमी अपने एबिलिटी और अपने लाइकिंग के हिसाब से ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकता था, और ऋग्वेदा में ये बहुत अच्छे से कोट किया गया है, तभी पता चला कि ऐसा हुआ था। ऋग्वेदा में क्या कोट किया गया है, इसमें एक हाइम है जो पर्सन, एक आदमी बोलता है, वो बोलता है आई एम अ सिंगर, माई फादर इज़ अ फिजिशियन, माई मदर इज़ अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। तो ये बोलता है कि मैं खुद गाना गाता हूँ, मेरे पिताजी जो है वो फिजिशियन है, मेरी माँ ग्राइंडिंग का काम करती है। तो यहाँ पे आप 3 टाइप का ये देख पा रहे हैं ना, ऑक्यूपेशन देख पा रहे हैं। तो यही बात था वहाँ पे उस टाइम में। सेम फैमिली डिफरेंट प्रोफेशन को भी ले पा सकती थी या ले रही थी उस टाइम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली, प्राइमरीली मोनोगैमस एंड पैट्रियार्कल। तो उस टाइम में जो सोसाइटी हुआ करता था वो मोनोगैमस था, एक ही मैरिज प्लस पैट्रियार्कल, ठीक है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हुआ करती थी। चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन वोग। फिर अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड। ओके, तो ये अगर ऐसा केस अगर आता था तो विडो लोग उनके अपने हस्बैंड के छोटे भाई से उनकी हो जाती थी मैरिज। नेक्स्ट, द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय सन। तो ये उस टाइम पीरियड का बात है जब वैदिक पीरियड होता था, तो फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ सन लेता था, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया है, डॉटर कैन ऑल्सो क्लेम टू द प्रॉपर्टी ऑफ फादर। ओके, चलिए नेक्स्ट। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल थिंग्स लाइक कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ornaments, and also in respect of immovable property like land and house। तो राइट टू प्रॉपर्टी किस किस चीज़ पे लागू होता था? कैटल पे, ठीक है, हॉर्स पे, गोल्ड पे, ऑर्नामेंट्स पे, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड हुआ, जैसे कि हाउस हुआ, ये सब पे भी। फिर नेक्स्ट, द होम ऑफ टीचर वॉज स्कूल वेयर ही टॉट द पर्टिकुलर सैक्रेड टेक्स्ट। तो जो टीचर होते थे उनका घर स्कूल होता था और वो वहाँ पे क्या पढ़ाते थे? वहाँ पे पढ़ाते थे जो सैक्रेड टेक्स्ट हुआ करता था वो सब पढ़ाया जाता था उस टाइम में,
ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट लाइक कर्ड, बटर, घी formed an important part of diet. There is also a mention of grain cooked with milk. तो ये बोला जा रहा है कि उस टाइम में जो डाइट होता था, तो डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या क्या था? कर्ड था, घी था, और हाँ, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, कर्ड, बटर, घी। फिर देर इज़ ऑल्सो मेंशन ऑफ ग्रेन कुकड विथ, ग्रेन को भी बनाया जाता था मिल्क के साथ, उसको बोलते थे खीर पकमोदनम, खीर पकमोदनम बोला जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मीट ऑफ फिश, बर्ड्स एंड एनिमल्स वॉज ईटन। ठीक है, तो फिश का मीट और बर्ड्स का मीट और एनिमल्स का मीट खाया जाता था ऋग्वेद टाइम में भी। द काउ वॉज ऑलरेडी डीम्ड अगन्य नॉट टू बी किल्ड। उस टाइम तक काउ को अगन्य डीम कर चुके थे, बता दिया गया था कि इसको नहीं किल करना है, और फॉलो होता था ये। ऋग्वेद प्रेस्क्राइब्स द पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सपल्सन फ्रॉम किंगडम हु विल किल और इंश्योर काउस। तो उस टाइम में बता दिया गया था कि काउ अगन्य है तो उसको नहीं किल कीजिए, और जो अगर कोई किल करेगा या इंजरी पहुंचाएगा काउ को, गाय को, तो उसकी डेथ, उसको या तो डेथ कर दिया, उसको डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी, या तो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एक्सपल्स कर दिया जाएगा, मतलब किंगडम से बाहर भेज दिया जाएगा उसको। चलिए नेक्स्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक सूर एंड सोमा वर ऑल्सो कंज्यूम्ड। तो जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स थी, सूर और सोम, उसको भी कंज्यूम किया जाता था। आर्यंस वर प्राइमरली एग्रीकल्चरल एंड पैस्टोरल पीपल हु रेकन्ड देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउज। तो आर्यंस जो थे ये प्राइमरली एग्रीकल्चरल थे, बट ये पैस्टोरल भी थे, और ये अपना जो काम करते थे, अपना जो अर्निंग करते थे, बेसिकली काऊ के हेल्प से करते थे। ठीक है, मतलब एनिमल रियरिंग करते थे, बट काऊ इनका मेन होता था। फिर नेक्स्ट, अम्यूज़मेंट कैसे करते थे ऋग्वेदिक टाइम्स में? तो अम्यूज़मेंट का तरीका होता था म्यूज़िक का, डांसिंग का, चैरियट रेसिंग का, घुड़सवारी नहीं, मतलब रथ वाला जो रेस होता है वो, डाइसिंग करते थे ये लोग। वन स्टैंजा इन ऋग्वेद नोन एज गैम्बलर लैमेंट सेज माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी। तो ऐसे लिखा हुआ है गैम्बलर के बारे में। गैम्बलर मतलब जो गैम्बलिंग करता है, वो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी। तो इसने कुछ किया होगा, ही मस्ट हैव लॉस्ट समथिंग इन गैम्बलिंग, इसलिए इसके बारे में ऐसे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलीजियन क्या था उस टाइम में। ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम गॉड्स वर्शिप्ड वर, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं है। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम गॉड्स वर्शिप्ड वर जनरली पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर। तो गॉड एज गॉड नहीं होते थे, जो नेचर का जो पर्सोनिफाइड पावर है उसी को ये लोग पूजा करते थे। इट वॉज बिलीव दैट डिवाइन पावर्स वर कैपेबल ऑफ कन्फेरिंग देम बोथ boons and punishment on man. The fire was sacred as it was regarded as intermediary between man and God. तो फायर को, आग को उस टाइम में ये माना जाता था, सैक्रेड माना जाता था। ठीक है, और इसको माना जाता था कि ये इंटरमीडियरी है, मतलब आदमी का भगवान से कनेक्ट कराने का एक बीच वाला जो इंटरमीडियरी होता है वो है, इसीलिए इसको और ज़्यादा पायस माना जाता था, और ज़्यादा सैक्रेड माना जाता था। हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर वर नियरली 33 गॉड्स। लेटर डे ट्रेडिशन क्लासिफाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज, टेरेस्ट्रियल, एरियल और सेलेस्टियल। तो 33 गॉड्स होते थे उस टाइम में। गॉड तो कितने भी बना देते हैं कोई भी, चलो उस टाइम में 33 गॉड होते थे, और इनको ट्रेडिशनली 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला है टेरेस्ट्रियल, जिसको हम पृथ्वी स्थान बोलते हैं। फिर एरियल और इंटरमीडिएट, जिसको अंतरिक्ष स्थान बोलते हैं, और सेलेस्टियल को द्यूस स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में कौन कौन सा आया? ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल है, पृथ्वी पे जो थे उनको, वो कौन से गॉड थे? तो एक पृथ्वी खुद,
फिर अग्नि, फिर सोम, फिर बृहस्पति और रिवर्स। नेक्स्ट एरियल इंटरमीडिएट, जिसमें अंतरिक्ष स्थानीय को बोला जाता है, ठीक है। एरियल में इंद्र हो गए, रुद्र हो गया, वायु हो गया, वत हो गया और पर्जन्य हो गया। फिर सेलेस्टियल में कौन कौन आ जाएगा, दाऊ, सूर्य, सूर्य के 5 फॉर्म, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषान, विष्णु, वरुण, अदिति, उषा, आश्विन। तो ये सब गॉड होते थे उस टाइम में और इनकी पूजा होती थी। इंद्र, अग्नि और वरुण जो थे वो मोस्ट पॉपुलर डीटीज़ थे ऋग्वेदिक आर्य के। इंद्र, अग्नि, वरुण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इंद्र, अग्नि और वरुण जो थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीटीज़ थे ऋग्वेदिक आर्यंस के लिए। इंद्र के बारे में हम देखते हैं। इंद्र को पुरांदर भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इंद्र को पुरांदर भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। फोर्ट को जो डिस्ट्रॉय करेगा उनको हम इंद्र बोलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड 250, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड who played role of warlord and was considered to be rain god। तो इंद्र को हम रेन गॉड की तरफ से जानते हैं और ये जो रोल प्ले करते थे ये वॉर लॉर्ड का रोल प्ले करते थे। ये जो कोई भी लड़ाई होती थी उसमें ये अपना रोल प्ले करते थे। और 250 ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम। तो ऋग्वेद में 250 ऐसी हाइम्स लिखी हुई हैं जो कि ये पुरांदर को डेडिकेटेड है, इंद्र भगवान को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट अग्नि, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड थे ये। फर्स्ट वाले तो इंद्र हो गए, सेकंड वाले हो गए अग्नि। और फायर गॉड वर कंसिडर्ड टू बी इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड पीपल, आई टोल्ड यू। एंड देयर वर 200 ऋग्वेदिक हाइम्स दैट वर डिवोटेड टू हिम। तो इंद्र में 250, अग्नि में 200 और ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये इनको क्या माना जाता है, इनको इंटरमीडिएट माना जाता है इंसान और जो भगवान है उनके बीच का। वरुण, वरुण के बारे में देख लेते हैं। पर्सोनिफाइड वाटर वाज सपोज टू अपहोल्ड रीता और नेचुरल ऑर्डर, ठीक है। तो ये पर्सोनिफाइड वाटर थे और इनको यही अपहोल्ड करते हैं, रीता और जो नेचर का जो ऑर्डर है उस चीज़ को ये अपहोल्ड करते हैं और रीत सबको ये अपहोल्ड करते थे। सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य वॉज वर्शिप्ड इन 5 फॉर्म्स। सूर्य जो भगवान थे उनकी 5 फॉर्म में पूजा होता था। सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषान और विष्णु के फॉर्म में। सूर्य सन, गॉड हु यूज टू ड्राइव डेली अक्रॉस द स्काई इन हिज चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। तो इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये डेली स्काई में घूमते थे, बादल में घूमते थे, क्लाउड्स में घूमते थे। और ये जो इनकी जो क्या चैरियट थी, इनका जो रथ था वो 7 घोड़ों से बना हुआ था। सावित्री को बोलते हैं गॉड ऑफ लाइट। और गायत्री मंत्र जो है वो एड्रेस किया जाता है सावित्री माँ को ही, ठीक है। जो हम सुबह वाला गायत्री मंत्र करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, सूर्य के बारे के सामने ही करते हैं ना। तो सूर्य का एक फॉर्म है सावित्री, सन गॉड का एक फॉर्म है सावित्री। नेक्स्ट मित्र होते थे सोलर गॉड। फिर पुसान मतलब गॉड ऑफ मैरिज। मेन फंक्शन गार्डिंग ऑफ रोड्स, हर्ड्समैन एंड स्ट्रेइंग कैटल। तो इनका मेन फंक्शन होता था कि ये रोड का गार्ड करें, हर्ड्समैन का गार्ड करें, जो कैटल स्टे हो रहे हैं उनका गार्ड करें। ये विष्णु कौन थे, तो अ गॉड विच कन्वर्टेड अर्थ इनटू 3 स्टेप्स। तो इन्होंने क्या किया था, अर्थ को 3 स्टेप में कवर कर दिया था, ठीक है, उपक्रम जिसको बोलते हैं हम। हाँ, हम ये कहीं महाभारत, ये जो विष्णु पुराण होता है ना, विष्णु भगवान वाला जो सीरियल होता था उसमें दिखाया जाता था ये। चलिए नेक्स्ट सोम के बारे में पढ़ लेते हैं। ओरिजिनली अ प्लांट प्रोड्यूसिंग पोटेंट ड्रिंक ड्यूरिंग कोर्सेज ऑफ अग्निस्थोमा सैक्रिफाइस कुड बी हेम भांग कॉल्ड किंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। आइडेंटिफाइड लेटर विथ मून, 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद विच कंटेन्स 114 हाइम्स अट्रिब्यूटेड टू सोम, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सोम मंडल। तो 9th जो ऋग्वेद का जो मंडल है वो डेडिकेटेड है सोम पे और इसमें 114 हाइम्स हैं और इसीलिए इसको सोम मंडल बोला जाता है। और सोम का जो नाम आता है वो एक प्लांट जो है उसमें पोटेंशियल ड्रिंक उससे प्रोड्यूस होता है।
जो कि अग्निस्थोमा सैक्रिफाइस में यूज़ भी होता है। ठीक है, भांग के बारे में भी दिया हुआ है, भांग को किंग ऑफ प्लांट्स बोला जाता है। नेक्स्ट, गॉड्स एंड गॉडेसेस। गॉड में रुद्र जो कि एनिमल के गॉड है, दयायुस ओल्डेस्ट गॉड है, फादर ऑफ वर्ल्ड। फिर यम के बारे में बोला जाता है, ये गॉड ऑफ डेथ हैं। फिर अश्विन के बारे में बोला जाता है, अश्विन या नस्त्य के बारे में बोला जाता है कि गॉड ऑफ हेल्थ हैं, यूथ हैं और इमोर्टैलिटी हैं। फिर अदिति के बारे में बोला जाता है, ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स थी वो, सिंधु रिवर गॉडेसेस थी। तो ये भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। समटाइम्स गॉड वर विजुअलाइज एज एनिमल बट देर वॉज नो एनिमल वर्शिप। तो गॉड को विजुअलाइज करते थे एनिमल की तरह, बट कोई एनिमल वर्शिप नहीं होता था उस टाइम पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नेचर ऑफ ऋग्वेदिक रीजन वॉज हेनोथिज्म। तो उस टाइम में जो रिलीजियन होता था वो हेनोथिज्म होता था। इसका ये मतलब होता है कि अ बिलीफ इन मैनी गॉड्स बट ईच गॉड स्टैंडिंग आउट इन टर्न्स एज हाईएस्ट। तो इन लोगों का सब गॉड में विश्वास होता था, यही बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट, देयर रिलीजियन प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड विथ सिंपल सेरेमोनियल यज्ञ और सैक्रिफाइस कंसिस्ट ऑफ ऑफरिंग ऑफ मिल्क, घी, ग्रेन्स, फ्लेश, सोम। तो ये बोला जा रहा है कि जो वर्शिप करते थे गॉड का वो सिंपल तरीके से हुई होता था, सिंपल वाला यज्ञ होता था। और उसमें क्या ऑफ़र करना होता था, उसमें जो सैक्रिफाइस करते थे या ऑफ़र करते थे तो मिल्क चढ़ा दिया जाता, दूध चढ़ा दिया जाता, घी दिया जाता था, ग्रेन चढ़ाया जाता था, फ्लेश, तो ठीक है यहाँ पे फ्लेश भी चढ़ाया जाता था और सोम भी चढ़ाया जाता था। नेक्स्ट, इकोनॉमी देख लेते हैं। द आर्यन क्रॉस नोमैडिक स्टेज, येट ग्रेट इंपॉर्टेंस वॉज अटैच्ड टू द हर्ड्स ऑफ कैटल, वेरियस एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। तो आर्यंस नोमैडिक स्टेज में थे, घूमते रहते थे इधर से उधर, बट उनकी अटैचमेंट भी थी हर्ड्स के साथ, कैटल के हर्ड्स के साथ। तो बहुत सारे एनिमल को उन्होंने डोमेस्टिकेट भी किया था। वैदिक पीपल वर प्रोबेबली नॉट फेमिलियर विद कैट एंड कैमल. Tiger was also not known, but wild animals like lion, elephant, boar were known to them. तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वैदिक पीरियड के लोग थे वो कैमल और कैट के बारे में नहीं जानते थे, टाइगर के बारे में भी नहीं जानते थे, बट लायन, एलिफेंट और बोर जो होता है उसके बारे में जानते थे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वॉज देयर। ठीक है, बहुत कम ट्रेड था उस टाइम पे। मनी एंड मार्केट्स वर नोन बट दे वर नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड। मनी और जो मार्केट था वो लोग जानते तो थे, बट ऐसे यूज़ नहीं होता था, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था मनी और मार्केट का। फिर काउज मतलब गाय और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने की जो आभूषण होती है वो, उसका फिक्स वैल्यू वर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉइन्स वर नॉट नोन। तो इसमें क्या होता था ना, गाय के थ्रू करते थे, डील करते थे मनी मैटर्स को, या गोल्ड के जो ऑर्नामेंट है उसके थ्रू मनी मैटर को डील करते थे, कॉइन्स नहीं था उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, कम्प्लेक्सिटी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स मेड its appearance. Many men of various professions like carpenters, smiths, tanners, weavers, potters and grinders of corn were there. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रोफेशन ट्राई करते थे। कारपेंट्री का, स्मिथ बनते थे वो, टैनर बनते थे वो, वीवर बनते थे, पॉटर, ग्रिंडर्स बनते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द आर्ट ऑफ हीलिंग वुंड्स एंड क्यूरिंग डिजीज़ वर इन एग्जिस्टेंस। तो उस टाइम में ये जो हील करना होता है, जैसे कि कोई घाव हो गया या कोई बीमारी हो गई तो उसको कैसे हील करना, उसको कैसे क्योर करना है, ये भी उस टाइम में प्रेजेंट था उस अर्ली वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट है, देवर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी अलॉन्ग विथ हर्ब्स एंड ड्रग्स, चार्म्स, स्पेल्स वर रिगार्डेड एज इक्वली पोटेंशियल इन हीलिंग डिजीजेस। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि उस टाइम पे एक तो पहली बात ये कि हीलिंग और जो क्यूरिंग डिजीज़ का आर्ट है वो उस टाइम में था। ठीक है, 1500 से लेके
1500 से लेके 600 BC तक में ये था, 1000 BC तक में ये था, ठीक है। अर्ली का बात सिर्फ हो रहा है ना, हम लोग लेटर वाले में तो आए नहीं। तो 1500 से 1000 BC तक ये सब था कि वुंड्स और क्यूरिंग डिजीज़ को कैसे क्योर करना, ये सब आर्ट पता था। फिर सर्जरी पे उनको आती थी। फिर वो लोग हर्ब्स का, मतलब जड़ी बूटी का यूज़ करते थे ट्रीटमेंट के लिए। प्लस ये भी बोला जाता है कि वो लोग मैजिक जो स्पेल है, जादू वादू का भी यूज़ करके पोटेंशियल तरीके से हील करते थे डिजीज़ को। लास्ट है ओकर कलर्ड पॉटरी कल्चर। अच्छा, तो हाँ, ये OCP जो है, ओकर कलर्ड पॉटरी कल्चर, इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए यहाँ पे 1500 से लेके 1000 BC तक है। तो ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आज के लिए ये वाला चैप्टर हो गया। यहाँ पे कहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बार फिर से हम बता देते हैं कि उसको याद करिएगा, एग्जामिनेशन में आता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपको, हाँ, मेंशन जो है, सिंधु का नाम मेंशन है सबसे ज़्यादा बार। सबसे ज़्यादा जो पवित्र रिवर है सरस्वती है, गंगा 1 बार, यमुना 3 बार। दसराजन वॉर के बारे में पूछेगा, ये दसराजा के बारे में तो नहीं पूछेगा, बट कौन से रिवर पे हुआ था, तो परुस्नी रावी पे हुआ था। और कौन जीता था, सुधा जीता था। यहाँ पे आपको याद करना होगा पुराने रिवर का नाम और नए रिवर का नाम। पुराने रिवर का नया नाम क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे यूनिट्स और हेड जो देख रहे हैं आप, कुल, कुलापा, ग्राम, ग्रामिनी, विस्पति, घन, गोपा, गोपति, राष्ट्र, राजन, ये वाला चीज़ भी याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे नहीं, पढ़ने के लिए तो पढ़िएगा ही, याद बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़। और यहाँ पे ये वर्ण भी नहीं, ये सब तो आता ही है सबको। और क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, अगन्य। अच्छा, यहाँ पे हाँ नहीं, यहाँ पे नहीं आया अभी। सोम, सूर्य, कैरियर राइडिंग, गॉड्स के टाइप हो गए, इंद्र, अग्नि हो गए, वरुण, सावित्री, ये सब हो गया। यहाँ भी नहीं। हाँ, यहाँ पे सोम मंडल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि ये 9th मंडल है और ये डेडिकेटेड, इसमें 114 हाइम्स है, ये देख लीजिए। फिर क्या इम्पोर्टेंट, हाँ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। एनिमल्स कौन कौन से, उन लोगों को नहीं पता था। कैट, कैमल और टाइगर के बारे में नहीं पता था। लायन, एलिफेंट और बोर के बारे में पता था। चलिए, यही है। अब नेक्स्ट दिन हम देखेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द वैदिक पीरियड, मतलब लेटर वैदिक पीरियड को देखेंगे। ये भी लंबा ही काफ़ी चैप्टर है, बट स्टिल करना तो है ही, करेंगे। चलिए, ठीक है, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं आज का क्लास। और अगर आपको ये पसंद आया और किसी को रिवाइज करना है तो आप उसको देख के भी रिवाइज कर सकते हैं, सुन के भी एज अ पॉडकास्ट उसको यूज़ कर सकते हैं आप। और ज़रूर से अगर जैसे सोने के टाइम में भी अगर आप उसको सुन लीजिएगा ना, तो हमारा दिमाग सिर्फ एक यही तरीका नहीं है पढ़ने का कि पढ़ रहे हैं, लाइन खींच लिए, उसको लिख लिए। ये भी होता है कि आप सुनते रहते हैं, किसी को बोलते सुनते हैं, तो भी ये चीज़ याद रहता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि देख के इतना, क्योंकि पढ़ा हुआ है अगर लूसेंट, और नहीं टाइम होता है कि देख के इसको करें, तो आप लोग इसको सुन भी सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली तो एजेंडा यही है कि एग्जामिनेशन क्रैक होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको देखिए, और अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है तो दूसरे दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। ये जो लूसेंट हमारा चैप्टर वाइज सीरीज़ चल रहा है, अभी तो हम इंग्लिश में कर रहे हैं, फिर ये जैसे सीरीज़ कंप्लीट होगा फिर हिंदी वाला सीरीज़ भी करेंगे हम, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। जो स्पेशल वर्ड्स वाले होते हैं, जैसे इंग्लिश वाले वर्ड हिंदी वाले स्टूडेंट को नहीं जचता, हिंदी वाले स्टूडेंट के वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश वाले उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसीलिए ज़रूरी है दोनों मीडियम में हो जाए। पहले हम लोगों ने इंग्लिश को स्टार्ट किया, तो इंग्लिश को ख़त्म करेंगे तभी तो हिंदी स्टार्ट होगा। चलिए, आज के लिए बस बहुत हो गया, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे। अच्छा हाँ, ये भी एक है बात कि हमारी जो लूसेंट सीरीज़ है ना, ये मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा, और 8 PM में, एकदम एग्जैक्टली 8 PM में ये अपलोड भी हो जाता है। तो आप इसको इसके साथ जुड़ सकते हैं और इसके साथ इसका रिवीजन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 8 PM में, और दोस्तों को भी बता सकते हैं। और नहीं, अगर उस टाइम में एकदम मौका नहीं मिला तो इसको बाद में भी सुन ही लीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि सुन ही लीजिए, सुनने से भी आपको याद हो जाएगा, रिवाइज़ हो जाएगा।
ठीक है, तो ठीक है फिर। और हाँ, हम लोगों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन पेपर, बहुत सारा बुक का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है वहाँ पे। जो स्टूडेंट नहीं खरीद पा रहे हैं और पढ़ने में दिक्कत आती है तो वो लोग वहाँ से बुक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं लूसेंट के, मतलब बिहार SI की बुक्स, ESI की बुक्स, BPSC प्रीलिम्स के लिए बुक्स, ये सब आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।